नमस्कार, फाइनल ट्रेड में आपका स्वागत है। मार्केट्स पे आज भी दबाव देखने को मिल रहा है और दूसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा जहां पर बाजार ने संभलने की कोशिश नहीं की। हायर लेवल पे आज मुनाफा वसूली फिर से देखने को मिल रही है और निफ्टी फिलहाल 56 अंकों की गिरावट के साथ 10,900 के लेवल के नीचे कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स में भी 168 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा प्रभावित सेक्टर है वो है हेल्थ केयर, मेटल्स। ये दो ऐसे तबके जहां पर आज बिकवाली ज़्यादा देखने को मिली। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस समय बड़ी बातें क्या हैं। बाजार पे अभी तक का जो ट्रेड हुआ है उसमें कहां पर खरीदारी और कहां पर बिकवाली निकल के आई है। बाजार में सेंटीमेंट कमज़ोर हुआ है। कमज़ोर शुरुआत के बाद सीमित दायरे में निफ्टी फंस गया, लेकिन 10,900 के लेवल के करीब ही कामकाज कर रहा है। उसके नीचे बहुत समय हमने गुजार दिया, लेकिन 10,900 के लेवल के ऊपर निकलने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स भी 150 अंक कमज़ोर है। आधे फीसदी के गिरावट के साथ सेंसेक्स 36,772 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 36,372, माफ कीजिएगा। उसके अलावा आईटी और मीडिया, ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स देखेंगे, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फार्मा हो, एनर्जी, मिड कैप, एमएनसीज, मेटल्स, यहां पर आज के सत्र में बहुत ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली। ऑयल एंड गैस और पीएसयू इंडेक्स में भी आज गिरावट है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का भी हाल बुरा है। ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स पे आपको फोकस करना है और क्या बाजार पे यहाँ पर गिरावट जो है वो और बढ़ेगी, इस पे बात करने के लिए जी बिजनेस पे सबसे बड़ा पैनल मौजूद रहेगा। मेरे साथ इस समय राजेश पलविया जी मौजूद हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। और साथ साथ राकेश जी भी मौजूद हैं और कुणाल जी भी इस समय मौजूद हैं हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले राजेश जी, आपके पास मैं आता हूँ। बाजार पे जो गिरावट है इसको देख कैसे रहे हैं? क्या बिकवाली सीरियस समझें, क्योंकि दो ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं, अब 10,900 के लेवल के नीचे आके कामकाज करना शुरू कर दिया हमने। रजत जी देखें तो आज जो 10,900 का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज हम उसके नीचे क्लोज हो जाते तो मुझे लगता है ये सेलिंग और एक्सटेंड होगी और फिर मार्केट यहाँ से 10,800 की तरफ भी स्लाइड हो सकता है। वही एक इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा इस सीरीज़ के लिए। सो 10,800 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके का बिकवाली हमें सारे स्टॉक्स में देखने को मिली, अगर मार्केट ब्रेड भी देखें तो बड़ी नेगेटिव है और ये इंडिकेट करता है कि हम आज 10,900 के आसपास या 10,900 के नीचे बंद होंगे और अगर वो बंद होते तो 10,800 नेक्स्ट लेवल लगता है। और सेम अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी की तरफ से भी कोई देखें तो कोई सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी भी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रही है। 27,200 27,300 की रेंज में स्ट्रगल कर रही है। तो मुझे लगता है अगर बैंक निफ्टी में भी 27,150 का लेवल टूटता है तो फिर ये और नीचे जा सकता है। 27,000 तक भी बैंक निफ्टी में लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो ट्रेंड थोड़ा सा नियर टर्म में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर रहेगा और मार्केट मुझे लगता है थोड़ा और स्लाइड होकर 10,850 10,800 तक स्लाइड हो सकता है। चलिए, लेकिन इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं मार्केट के लिए। अब कल कौन से इवेंट्स हैं जिन पे फोकस रहेगा, ये बताने के लिए मानसी मेरे सहयोगी न्यूज़ रूम से मेरे को ज्वाइन कर रही हैं। मानसी, बताएं कौन से इवेंट्स पे नजर रखनी होगी? जी बिल्कुल रजत, शुरुआत आज ही के इवेंट से कर लेते हैं। एक तो नतीजे हैं, आइशर मोटर्स, अमारा राजा बैटरीज, इंडिया सीमेंट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक, मेगमनी ऑर्गेनिक्स, तमाम कंपनियां अब भी अपने नतीजे जारी करने वाली है, तो इन पर हमारी नजर होगी। साथ ही डोनिमलाई माइन मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कर्नाटका गवर्नमेंट और एनएमडीसी दोनों के लिए इस सुनवाई का फैसला बेहद अहम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। और आपको बता दें माइन को रिन्यू करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो शर्त रखी है वो है कि माइन अगर वो रिन्यू करते हैं तो 80% जो शेयर है उस माइन से वो कर्नाटका गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। लेकिन इसी बात पर एनएमडीसी जो है वो ऐतराज जता रही है। तो ये पूरा मामला है, आज हियरिंग होनी है केस की। अब ये देखना बेहद अहम होगा कि हियरिंग के बाद कोई नतीजा निकल कर आता है या फिर नतीजे को पुश किया जाता है। तो ये नतीजा और सुनवाई काफी अहम रहेगी। बात करते हैं कल की। कल नतीजे हैं क्रिसिल, बाटा, कोल इंडिया, हिंडाल्को, सन फार्मा, इन तमाम कंपनियों के नतीजे आते दिखेंगे। साथ ही सीजी पावर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैन इरिगेशन, एनसीसी लिमिटेड, ये कंपनियां भी कल ही के दिन अपने नतीजे पेश करेंगी, जिन पर हमारी नजर होगी। साथ ही एरिक्सन ने रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ जो अर्जी की है, इस अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें एरिक्सन ने अनिल अंबानी की सारी जो पर्सनल एसेट्स है उन्हें फ्रीज करने की बात कही है, ताकि उनको अपने जो 550 करोड़ की जो सेटलमेंट अमाउंट है वो मिल सके। तो इसी अर्जी पर कल सुनवाई होने जा रही है और इस सुनवाई और उनके नतीजों पर भी हमारी नजर होगी। इसके अलावा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी है। दिसंबर आईआईपी और जनवरी सीपीआई महंगाई के आंकड़े कल ही के दिन कल शाम 5:30 बजे तक आते हुए दिख जाएंगे। तो तमाम इवेंट्स आज और कल को लेकर तो कुछ इवेंट्स हैं जिन पर नजर रखनी होगी। नतीजों का तो इनफैक्ट अभी बहुत कम नतीजे बचे हैं कंपनियों के, लेकिन फिर भी जो ये स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस से कंपनी है, यहाँ पर नतीजे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट निफ्टी कंपनी आइशर मोटर्स ये कहीं ना कहीं फोकस में, अभी थोड़ी देर में नतीजे आने वाले हैं। लेकिन अब बचे हुए 2-3 दिनों में मतलब एकदम अब ऐसा होगा क्लोजिंग वाले शो में हर 1 मिनट में एक नतीजा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, एक के पीछे एक वैसा होता हुआ दिखेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, नतीजों का सीजन काफ़ी एक्शन रहने वाला है। बिल्कुल
और आज का मार्केट, ये तो 2 ट्रेडिंग सेशन लगातार हो गए जहां पर बाजार पर दबाव देखने को मिल रहा है, संभल नहीं पा रहे हैं। आज तो 10,900 के नीचे बहुत समय गुजार दिया मार्केट। काफ़ी वक्त लगभग पूरा दिन कह सकते हैं कि 10,900 के नीचे बिताया, लेकिन बैंक निफ्टी फॉर्चुनेटली उतना कमज़ोर नहीं जितना हो सकता था। निफ्टी आधा % नीचे, बैंक निफ्टी 1/4% ही नीचे, तो बैंक निफ्टी में हल्की सी ताकत तो दिख रही है अभी तक, या यूँ कहेंगे कम कमज़ोर नज़र आ रहा है, ये कहना हो। ओके, आइए खबरों वाले शेयर जान लेते हैं। और ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ बाजार खुलने के बाद खबरें आई हैं या फिर नतीजा आए। डिम्पी हमारे साथ है बताने के लिए। डिम्पी बताइए आपकी लिस्ट में सर सबसे पहले मदरसन सुम्मी है जिसका 390 करोड़ का मुनाफा आया है। हालांकि मुनाफा हमारे अनुमान से कमजोर है, लेकिन हम मार्केट के लिहाज से फिर भी इतना मुनाफा चल जाएगा, इसलिए मार्केट ने इस पे एक स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव रिएक्शन दिया। दूसरी बात, इसका कामकाजी मुनाफा 1260 करोड़ से करीब 1400 करोड़ आया। मार्जिन में भी कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं आया, सिर्फ 0.25% ही मार्जिन कम हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारे अनुमान से थोड़ा कमज़ोर है, बट मार्केट इसको एडजस्ट कर सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा की हम उम्मीद कर रहे थे। दूसरी बात, इंडिया सीमेंट, आपको ध्यान होगा 60 रुपये इन्होंने बैक दाम सीमेंट के दाम बढ़ाए थे। आज जब इन्होंने मुनाफा दिखाया तो वो बिल्कुल ख़राब था, उसमें कोई ऐसी झलक नहीं दिखी। 15 करोड़ से मुनाफा घटकर 3 करोड़ हुआ। अन्य आय 4 करोड़ के एडजस्ट कर देंगे फिर भी कोई पार नहीं पा सकता, इसका मुनाफा कम हुआ है। साथ ही इसके मार्जिन में भी 13.5 से घटकर 10 तक पहुँच गए, और इसका कामकाजी मुनाफा 167 करोड़ था, 135 करोड़ हो गया। तो हर लिहाज से नंबर खराब रहे। मैक्स फाइनेंशियल, इसका मुनाफा 140 करोड़ है जो कि अनुमान से मुताबिक रहा, और मुनाफा जो बढ़ा है वो 128 करोड़ से बढ़कर है, तो ये नंबर्स भी ठीक दिखे। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा की एक दवा को मंजूरी मिली है, और ये जो ड्रग है इसको डायलिसिस के लिए काम आता है, तो ग्लेनमार्क फार्मा को एक दवा की यूएसएफडी से अप्रूवल आई है। साथ ही खबरों में अरविंदो फार्मा भी रहा, इन्होंने 5 देशों में अपना एपेटेक्स कारोबार जो है उसका अधिग्रहण वो पूरा कर लिया। ये प्रोसेस चल रही थी जिसको इन्होंने पूरा किया है। और साथ ही कुछ एक ब्लॉक डील हुई है, स्पेशली LIC हाउसिंग फाइनेंस की, जहाँ पे 16 लाख शेयरों का सौदा लगा 460 रुपये में, और टाटा पावर पे 10 लाख शेयरों का सौदा लगा 67 रुपये में। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में हैं आज बाजार खुलने के बाद। इन्हीं में से जो सबसे बड़े एक्शन में स्टॉक दिख रहा है वो है मदरसन सुबह। सुबह कमजोरी के संकेत थे, लेकिन और नतीजे वैसे उतने अच्छे हैं भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में लगता है या तो शॉर्ट कवरिंग या फिर फ्रेश खरीदारी के चक्कर में वापस से स्टॉक ऊपर आता हुआ दिखा है। मदरसन सुमी, कुणाल जी जरा बताइए इसके चार्ट्स और क्या ट्रेड करना है। एक बार रिजल्ट के बाद काफ़ी भागा भी और वापस नीचे भी आया है, रेंज ट्रेड दोनों बताइए। नहीं, देखिए चार्ट तो अभी भी कमजोर है और आज इसमें बहुत उठा है। 140 और 130 दोनों दायरे इसने आज छुए, दोनों लेवल्स को छू करके अब ये कहीं मध्य में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी कमजोर है। उछाल बने मान लीजिए और उसमें आपको 143 के लेवल्स देखने को मिले तो मुझे लगता है वहां सबसे सेफ शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंट्राडे के लिहाज से मुझे नहीं लगता आपको खास मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा। जब तक 140 के ऊपर ना जाए तब तक इसमें कोई तेजी की संभावना नहीं दिखती है। नीचे कमजोर होगा जैसे ही ये 132 के लेवल 132 रुपए के लेवल्स को पार करेगा इंट्राडे में, तो इंट्राडे के लिए 132 और 140 का दायरा है। पोजीशनल लिहाज पे मुझे लगता है कि 145 तक का पुल बैक आए तो सेफली शॉर्ट कर सकते हैं। तो 132 से 140 के दायरे में फंसा रहेगा, किसी भी छोर को पहले तोड़ता है तो उसी डायरेक्शन में चल पड़ेगा। फिलहाल प्रोबेबिलिटी है कि 140 अगर टूटा तो 144 145 तक पहुंच सकता है मदरसन सुमी, लेकिन 132 बहुत क्रूशियल एक सपोर्ट जोन है इस स्टॉक के लिए। इंडिया सीमेंट, राकेश जी आप बताएं, मुनाफा 15 करोड़ से घटकर 3 करोड़ रह गया और इनका कामकाजी मुनाफे में भी गिरावट है और मार्जिन तो बिल्कुल 10% के आसपास आ गए, जो पिछले अगर साल की बात करें तो 14% के आसपास थे। इंडिया सीमेंट स्टॉक का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? देखिए रजत, स्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है, कंटिन्यूस रुझान सप्लाई की तरफ है और आज स्टॉक एक मेजर लेवल 78 के लेवल्स के अराउंड ट्रेड कर रहा है और इसके नीचे अगर रजत एक क्लोजिंग देता है 78 के नीचे क्लोजिंग आती है तो अब यहाँ पर अनदर एक 10 रुपए का डाउन साइड खुल जाएगा। 78 के नीचे सस्टेन करता है तब नीचे में हमें 67 66 के भाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी फोकस जो है वो सारा का सारा आइशर मोटर्स पे ही चले जाएगा क्योंकि बहुत अवेटेड रिजल्ट्स हैं। डिम्पी मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। डिम्पी बताएं, सबसे पहले तो ये बताएं कि कंपनी के नतीजे रह कैसे सकते हैं इस तिमाही की, जो बीती तिमाही गई है उसमें। देखिए आयशर मोटर के जो नतीजे होंगे वो तो बिल्कुल ही खराब आने वाले हैं क्योंकि इसका जो पैट है वो उसमें करीब 1.25% के आसपास का नुकसान इस बार आएगा। ये 520 से घटकर 513 रहेगा। इसकी जो आय है वो भी करीब 1% कम हो जाएगी। इसका कामकाजी मुनाफा
यहाँ पे ज़्यादा डेंट आएगा। 6% का मैं अभी आपको रीजनिंग बताऊंगा क्यों। पहले आप जरा लेवल्स नोट करें। और 662 करोड़ का इसका कामकाजी मुनाफा आ सकता है। हाँ, इसके मार्जिन्स में भी गिरावट आपको दिखेगी। ये 31 से घटकर सीधा 29.5 हो जाएंगे। अब ये क्यों? ये तो साल दर साल में आपको बता रहा था। वैसे अब क्वार्टर भी देखेंगे तो कोई स्थिति ज़रा बदलने वाली नहीं, उल्टा और डैमेज आपको दिखेगा। वहाँ पे तो कामकाजी मुनाफा 9% तक नीचे आ जाएगा और वॉल्यूम का जो ग्रोथ है वो डी ग्रोथ दिखेगी, वो करीब 7% की। वजह आप समझिए, मार्जिन में जो 1.5% का नुकसान आएगा उसकी सबसे बड़ी वजह है कच्चे माल की कीमतों का बढ़ना। एक तो ये मार्जिन पे प्रेशर देगा और दूसरा कुछ नए लॉन्चेस इन्होंने शुरू किए हैं जो अलग अलग स्टेट्स में, तो इसका खर्चा पड़ता है, इसलिए मार्जिन इनके कम रहेंगे आगे चल के। क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ 6% की घट सकती है, इसलिए आय और प्रॉफिट ये दोनों भी कम होगा रॉयल एनफील्ड के बेसिस पर देख रहे हैं तो आप। इसके अलावा डिमांड आउटलुक और इन्वेंट्री, ये मैनेजमेंट की कमेंट्री से समझना बहुत ज़रूरी है कि डिमांड की आउटलुक को लेकर क्या बोलते हैं। पिछली बार तो बड़ा ही पेसिमिस्टिक थे, बड़े ही निराशावादी थे, और इस बार इन्वेंट्री पे कितनी नज़र है, क्योंकि सेल्स अगर नहीं आ रही हैं और वॉल्यूम डी ग्रोथ हो रहा है तो फिर आपके पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी रहेंगी, उसको कैसे बेचेंगे। इसके अलावा टैक्स पे लागत और इस साथ ही डेप्रिसिएशन, दो ऐसी अकाउंटिंग प्रोसीजर होंगे जो इनकी बैलेंस शीट्स को थोड़ा सा कमज़ोर करेंगे। इसलिए डिमांड, अकाउंटिंग प्रोसीजर और ओवरऑल इसकी पिक्चर, वो सब कुछ खराब ही दिख रहे हैं फिलहाल। तो कुल मिलाकर 6% घटी है। अगर अक्टूबर से दिसंबर तक देख लेंगे रॉयल एनफील्ड की बिक्री, तो वो 6% का ड्रॉप है। एग्रीगेट बेसिस पे देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड खराब, तो आयशर मोटर के नतीजे खराब। एवं कुणाल जी, इस पे भी देख के बता दीजिए, आज तेजी पकड़ी हुई है स्टॉक ने, 21,000 के बेहद करीब कामकाज कर रहा है। रिजल्ट हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि बहुत एक्साइटिंग रहेंगे, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल एक मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ये रजत ट्रेड कर रहा है और ये लेवल है 21,000 के आसपास, 21,050 का ये लेवल है। और मुझे लगता है कि 21,050 के ऊपर अगर आज इसकी बंदी आती है तो इसमें आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा। आयशर मोटर का ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे उतना कमजोर नहीं लगता है, और क्योंकि वो वापस से नीचे के स्तरों से रिकवर हो रहा है बार बार, तो उससे इसका स्ट्रेंथ का अंदाजा होता है। 21,050 के ऊपर जैसे ही ट्रेड करने लगेगा, मुझे लगता है दोबारा से इसमें 22,500 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो 21,050 के ऊपर मेरी राय में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, 21,050 के ऊपर खरीदें। और ये लेवल से फ्यूचर्स के जो राकेश जी ने, कुणाल जी ने, माफ़ कीजिए, 21,050 अभी चल रहा है 916, यानी कि 150 रुपये और बढ़ जाने दें, उसके बाद खरीदिएगा। फिलहाल जल्दबाजी ना करें। वैसे भी रिजल्ट का दिन है, रिजल्ट के दिन तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक स्टॉक जो काफ़ी जल्दबाजी से ऊपर आया सुबह, अब थोड़ा ठंडा हुआ है, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। खराब नतीजे के बावजूद शॉर्ट कवरिंग ने बाजार को इसको ऊपर किया, लेकिन उससे पहले आप तैयार करें चार्ट्स और वायदा कारोबार के आंकड़े राजेश जी। उससे पहले टाइड वाटर हाउस, टाइड वाटर ऑयल, इसके नतीजे आ चुके हैं। 292 करोड़ से आय बढ़कर 308 करोड़ रुपए है, और मुनाफे का आंकड़ा आपके सामने रख दूं, और वो है 59 करोड़ से मुनाफे का आंकड़ा बढ़कर 74, नहीं ये तो GIPCL आ गया। एक मिनट रुकिए, GIPCL 29 करोड़ से घटकर 20 करोड़, 20 करोड़ रह गया, 29 करोड़ से तो नीचे आया है। वैसे तो कम लिक्विड स्टॉक है तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। GIPCL एक बार देख लेते हैं। अन्य आय 20 करोड़ से बढ़कर घटी है, ठीक है, छोड़ दीजिए, वो काम की नहीं है। और आय 335 करोड़ से 353 करोड़ आय का आंकड़ा है GIPCL का। मुनाफा देख लें GIPCL के, कुणाल जी चार्ट तैयार कीजिएगा GIPCL के, उसके लिए मैं आपको पूछूंगा। मुनाफा 59 करोड़ से बढ़कर 74 करोड़, मुनाफे का आंकड़ा तो ठीक है, लेकिन फिर भी स्टॉक ज़्यादा दिख रहा है। ये भी छोड़ दीजिए। PFC देखिए, अब तीसरा जो रिजल्ट है, बात बिल्कुल सही होगी। हाँ, वो हर 10 सेकंड में PFC आय 7,300 करोड़ आय का आंकड़ा, 7,360 करोड़, 7360। ओके, और PFC का जरा जल्दी से बता दें। मुनाफा जो है वो 1,220 करोड़ से बढ़कर 2,080 करोड़। ओहो, जोरदार। PFC के चार्ट बताइए जल्दी से जरा कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, निचले स्तरों से बहुत ही शानदार रिकवरी आई है और 100 का एक बहुत अहम सपोर्ट लेवल है, बिल्कुल वहीं से बाउंस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे क्रिटिकल लेवल जो चार्ट पर नजर आता है क्लियरली, वो है 99 रुपये 50 पैसे। 99.50 के नीचे ही कमजोर होगा। मौजूदा स्तरों पर इसमें मजबूती देख रहे हैं, और 99.50 के नीचे जाएगा तो ही सेल करना चाहिए। ऊपर की ओर मेरी खरीदारी की राय तब तक नहीं है जब तक ये 102 रुपये 50 पैसे के लेवल को पार न करे। तो 102.5 ऊपर और 99.5 नीचे, जब तक ये दोनों स्तर ना टूट जाएं तब तक एक बार के लिए वेट एंड वॉच करें। ओके, इस 3 रुपए की रेंज को छोड़ दीजिए। 99.50 के नीचे खराब और 102.50 के ऊपर अच्छा। ये है सोमानी सेरामिक्स, ये एक और रिजल्ट है जो आपके सामने रख दें। 9 करोड़ रुपए का मुनाफे का आंकड़ा सोमानी सेरामिक्स का आप देखेंगे। ये आंकड़े भी आपके सामने रख देते हैं, एक के बाद एक नतीजे आ रहे हैं। नतीजे सबसे पहले आप जी बिजनेस पर देखेंगे। सोमानी सेरामिक्स 9 करोड़ का, जिसको GIPCL देखना है वो नीचे देख लें, जिसको सोमानी देखना है वो ऊपर देख लें। दोनों नतीजे एक साथ आपके सामने मिल रहे हैं। तो नतीजे क्या करें भाई, एक साथ आ रही है तो एक साथ ही बताने पड़ेंगे ना।
ये वो लोकल ट्रेन में 6 BSE प्लेटफॉर्म होते हैं, कई बार 3 प्लेटफॉर्म पे एक साथ ट्रेन आती जाती है अभी ना। तो रॉयटर्स पे ही आ रहे हैं ये नतीजे सर। हाँ, आय 425 करोड़, मुनाफे का आंकड़ा 9 करोड़। चार्ट्स सोमानी सेरामिक्स, कुणाल जी। देखिए बहुत ही सीमित दायरे में अनिल जी काम कर रहा है और कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं बन रहा है। और जब तक देखिए 345-46 के लेवल्स पार ना हो जाएं तब तक खरीदारी की राय नहीं है। बहुत ही इलिक्विड काउंटर है, तो इसमें कोई बहुत अग्रेसिव बाइंग या इंट्राडे को ट्रेडिंग का मौका नहीं मिलेगा। 346 के ऊपर निकलेगा तभी तेजी बनेगी और फिर 358 का भाव भी आता हुआ नजर आएगा। नीचे की ओर जब ये 335 को तोड़ देगा और उसके नीचे ट्रेड करने लगेगा तो जिन्होंने रिजल्ट के लिए खरीदा है उनको निकल जाना चाहिए इस निवेश से। मुनाफा 16.6 करोड़ से घटकर 9 करोड़ आया है इसका, तो बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली। मुनाफे पे स्टॉक आ गया 4%, 3.5% से ज्यादा टूट चुका है। आय इनकी जरूर बढ़ गई है, 395 करोड़ से बढ़कर 425 करोड़ रही है, लेकिन मुनाफे पे बहुत जबरदस्त दबाव रहा है। 16.5 करोड़ के मुकाबले 9 करोड़ का मुनाफा जो है वो सोमानी सिरामिक्स ने दर्ज किया। 3% स्टॉक नीचे है, लेकिन रिजल्ट्स का सीजन है और अमर राजा बैटरी ये भी फोकस में है, वायदा कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है। कुशल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। कुशल बताएं अमर राजा बैटरीज के नतीजे कैसे आ सकते हैं? जी हाँ, तो नतीजे जो है वो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, मिले जुले रह सकते हैं, क्योंकि आय फ्रंट पर अगर हम देखें तो 13-13.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑटोमोटिव और OEM सेगमेंट जो है इनका उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। पर मुनाफे की तरफ अगर आप देखोगे तो करीब 1.5% की बढ़त हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स दर में बढ़ोतरी होने से और साथ साथ डेप्रिसिएशन बढ़ने से जो मुनाफा है उसमें काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्जिन फ्रंट पर हम देखें तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ने की वजह से मार्जिन्स टूटेंगे, पर कम टूटेंगे, क्योंकि लीड प्राइसेस जो है जो उसमें लगता है बैटरीज बनाने में, उसकी कीमतों में गिरावट आई है तिमाही दर तिमाही आधार पर, तो मार्जिन जो है वो कम गिरेंगे रिलेटिवली। तो इसीलिए ओवरऑल जो अमर राजा बैटरीज के नंबर रहेंगे वो मिक्स लेवल पे रहेंगे। मिले जुले नतीजे आ सकते हैं, तो राजेश जी बताएं, एक अभी तो बताएं कि चार्ट स्ट्रक्चर अभी के हिसाब से क्या बता रहा है, उसके बाद जो नतीजे आएंगे तो दोबारा से तस्वीर देखेंगे क्या बन रही है। लेकिन फिलहाल जिनके पास शेयर्स हैं, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट जोन बता दीजिए। जी, अमरा राजा बैटरी में अगर हम देखें तो बिल्कुल क्रिटिकल जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। 735 इसका बिल्कुल क्रिटिकल लेवल है। अगर ये टूटता है तो फिर इसमें गिरावट एक्सटेंड हो सकती है और जो कि इसको फिर 700 की तरफ ले जा सकती है। तो 735 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा लोअर साइड में। अगर ये बचा पाता है तो फिर एक पुल बैक एक्शन एक्सपेक्टेड है, और जो कि क्योंकि अगर हम स्टॉक को देखें तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ये 50 डे और 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये नतीजों में कुछ भी पॉजिटिविटी रहेगी तो यहीं से एक पुल बैक एक्शन बन सकता है, जो कि इसको 760-775 तक ऊपर में ले जा सकता है। अच्छा, एक बार एक्साइड देखिए। अच्छा, निफ्टी देख रहा हूँ 10,900 के लेवल के ऊपर निकल आया। पिछले 5 मिनट में एकदम से तेजी बन रही है मार्केट में। 10,900 के लेवल के ऊपर है, 40 पॉइंट्स रह गए अब। कल रिकवरी हो रही है, रिकवरी हो रही है, अभी 10,900 के लेवल के ऊपर है। अच्छा, अमर राजा भी बात हो रही थी, एक बार एक्साइड भी देख के बताएं सर। यहाँ पर आज के सत्र में दबाव तो है, लेकिन लोअर लेवल से इसमें रिकवरी हुई 1:30 बजे के आसपास अच्छी। जी हाँ, बिल्कुल। एक्साइड का स्ट्रक्चर भी देखें तो दोनों स्टॉक का ऑलमोस्ट एक जैसे ही स्ट्रक्चर है, और अगर देखें तो एक्साइड में भी जो लोअर साइड का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 203-204 के आसपास है, और स्टॉक ने ऑलमोस्ट उसके आसपास 205 का आज लो बना के वहाँ से एक बाउंस बैक एक्शन दिया है। सो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, पीयर कंपनी अगर अमरा राजा बैटरी में पुल बैक एक्शन आएगा तो इसमें भी आएगा। तो दोनों क्रिटिकल लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 204 का। अगर ये 204 का लेवल बचा पाता है तो यहाँ से एक पुल बैक एक्शन जरूर बनेगी इस स्टॉक में, और ऊपर में इसको फिर 215-218 के आसपास हर्डल रहेगा। ओके, 215-218 के आसपास रुकावट का लेवल है एक्साइड इंडस्ट्री में, लेकिन 10,900 क्या रुकावट का लेवल है, ये पार हो पाएगा। हमारे साथ रेलिगेयर सिक्योरिटीज़ के आशु मदान साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आशु सर, आपके आने के पहले तेजी क्यों हो गई है? ये पिछले 5-7 मिनट जैसे जैसे आप मतलब फ्रेम में एंटर किया और उसके बाद से मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लगा, ऐसा क्यों? नहीं सर, वो ऊपर जाने के लिए शायद वो ये धोखा देने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ टाटा स्टील में सर रिकवरी आई है, जिसकी वजह से कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, अदरवाइज कुछ तेजी नहीं है। अनिल जी, ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे तो लगता है कि शायद इस बार हम कहीं मिस कर गए। जो 11,000 का जो आप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे थे कॉल पुट में, जिसमें आपके साथ मैं भी बायस था कि चांसेस ऊपर के हैं और हम बुल स्प्रेड बना रहे थे, और 11,100 पे सर मुझे लगता है कि स्मार्ट मनी ने अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। नहीं तो ये भाव सर जो हैं देखने को मिलने नहीं चाहिए थे। जब जिस तरह से मिले हैं, इसका मतलब सर ये अच्छा संकेत नहीं है। और इसमें सारे के सारे स्टॉक्स, निफ्टी अभी भी मैनेज्ड है अनिल जी, आईटी या कुछ सेलेक्ट स्टॉक की वजह से, और स्टॉक्स में फ्रेश डिस्ट्रक्शन चालू हो गई है। एनबीएफसी फ्रेश लोज, हमने फ्राइडे को आईबोल हाउसिंग की जैसे कॉल दी थी आपके साथ,
PSU बैंक्स में एक नया लो देखने को मिल रहा है, और भी सारे कुछ सेक्टर्स हैं। तो अनिल जी मुझे लगता है कि 11,100 पे और जो है ना वो कहीं ना कहीं फॉल्स ब्रेकआउट था, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। उसका कंफर्मेशन बहुत बड़ा वाला तो अभी नहीं आया है, लेकिन अगर अनिल जी आप सिंपल जो लॉजिक की बात कर रहे थे कि 11,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था कॉल पुट का, कॉल वाला तो फंसा नहीं है, सबके पैसे आ गए हैं, फंस कौन गया है? पुट वाला फंस गया है, और वो पुट वहां की सारी डबल हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि अनिल जी कहीं ना कहीं नीचे का रास्ता खुल गया है, ऊपर का फिर पैग हो गया है। तो इसके चलते बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए, सिलेक्टिव शॉट्स में जरूर रहना चाहिए। 2-4 स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं उसको छोड़ के, अब अनिल जी अगर इन्फी या TCS या कुछ अच्छा करते रहेंगे, टॉप पे लिया भी नहीं जा सकता, पता भी इंडेक्स मैनेज हो रहा है, लेकिन क्या ले सकते हैं? तो लेना तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रोक देना चाहिए, और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज हैं बट वो पुट्स के थ्रू ही है। मैं पुट्स की कुछ स्टॉक्स की स्प्रेड्स अभी आपसे स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। तो ब्रॉड मैक्रो थीम यही है। और अनिल जी एक और भी चीज़ है, आई थिंक इस थॉट पे, आई डोंट नो कि ये क्योंकि ये जो डेटा था 11,100 वाला, 11,000 वाला, ये आपने भी काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया था, कुणाल जी ने भी एक ब्रेकआउट देखा था। तो मेरा सवाल आपसे भी है और कुणाल जी से भी है, क्या वो ब्रेकआउट जेन्युइनली फॉल्स था? और ऊपर में जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, क्या ऊपर का घर पैक्ड है और नीचे का घर खुल चुका है, जो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है? यार ये तो मतलब गजब ही करने लगे। मतलब सर ये एंकर बन जाओ आप बस। मतलब हम बन जाए एक्सपर्ट, आप बन जाओ एंकर, हमारी बैंड बजा के छोड़ोगे। आप एकदम मुश्किल सवाल पूछते हो, लेकिन कुणाल जी बहुत उत्साहित होकर जवाब। सर वो सर क्योंकि सर जो आपका बिजनेस का व्यूअर है ना सर, वो बहुत डिमांडिंग हो गया है। सर वो बहुत समझदार और सेंसिबल हो गया, और वो हाँ बहुत डिमांडिंग हो गया। यू आर राइट। तो सर हमें भी उसको उसी तरह का कंटेंट देना पड़ता है। ठीक बात है, बिल्कुल सही। आपका सवाल एकदम जायज़ है। एक मिनट, मैं तो एनालिसिस कर चुका हूँ कि क्या है, लेकिन कुणाल जी पहले जवाब देना चाहिए। मैं पहले कुणाल जी से पूछता हूँ। अनिल जी देखिए, पहले तो मैं जनहित में आपको ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आशु जी को एंकर मत बनाइए, क्योंकि अगर ये रोजाना टीवी पे आने लगे तो निफ्टी के क्या स्तर होंगे इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। तो मेरी मतलब जनहित में आपसे प्रार्थना है, ये स्वीकार मत कीजिएगा। और ये बात तो ठीक है। देखिए क्या है, जो आशु जी पूछ रहे हैं, देखिए ब्रेकआउट अभी भी बिल्कुल चार्ट्स पर कायम है। आशु जी अभी तक मतलब ब्रेकआउट फेल हो इसकी पुष्टि चार्ट पर नहीं हुई है, अभी भी ब्रेकआउट कायम है। और आमतौर पर जब कभी बड़ा ब्रेकआउट होता है, ऐसा अमूमन होता है कि थोड़ा बहुत वो नीचे आ जाता है, जिससे कि जो लोग ज्यादा पोजीशंस बना लेते हैं वो थोड़ा एक बार छटनी हो जाती है। तो चार्ट पे ट्रेंड में अभी कोई बदलाव नहीं है, अभी भी मेरी राय में तो तेजी करके ही चलना चाहिए। अच्छा, मेरी राय थोड़ी सी आपसे अलग है कुणाल जी। निफ्टी के बारे में नहीं, आशु जी के बारे में। इन्हें एंकर बनाने में एक फ़ायदा है। जैसे ये एंकर बनेंगे, ये है ना मंदी बोलना बंद कर देंगे, ज़्यादातर वक्त तेजी बोलेंगे। मतलब क्या है, मंदी बोलने वाले लोग है ना सही, सटीक और एकदम वैसे तो हो सकते हैं, लेकिन पॉपुलर कम होते हैं। हालांकि आशु सर के साथ में ये बात ऐसी नहीं कि पॉपुलर नहीं है, लोग उन्हें वो वैसे हाल है, लव मी और हेट मी, यू कांट इग्नोर मी। तो आशु जी को इग्नोर तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि कब पता नहीं किस स्टॉक के लिए, आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक के लिए कुछ बोल दे, तो वो रिस्क तो हमेशा रहती है। लेकिन हाँ, एंकर बनेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा मंदी बोलना कम कर देंगे। अब आप आइडिया दो तो इस पर विचार किया जाए। कुणाल जी। जी देखिए क्या है, अगर आप ये जो बियर्स होते हैं, भालू लोग होते हैं, इनकी प्रजातियों पर थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो एक तो देखिए पोलर बियर होता है, जो कि ये इसके आसपास होता है, बर्फ में रहता है। हाँ, वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के आसपास मिलता है। बस वो जो पोलर कैप्स पे रहता है। और दूसरा होता है ग्रिजली बियर होता है, जो कि ये भालू वाला होता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। आशु जी इन दोनों श्रेणियों में नहीं है, ये टेडी बियर हैं, जो कि मतलब लोगों को बहुत पसंद आता है, बच्चे खेलते हैं इनके साथ। चलिए आशु सर, बढ़िया। अच्छा हाँ, अब आशु सर आपके सवाल का जवाब मैं दे दूँ। मैं ये जो सवाल आज आप पूछें, इसका मैं कल जवाब लेने कल शुक्रवार को मैं जवाब लेने की कोशिश कर रहा था कि 11,000 के ऊपर 70% चांस ऐसे हैं कि मार्केट 200-300 पॉइंट बढ़ना चाहिए, क्योंकि 11,000 पे पुट और कॉल दोनों में ओपन इंटरेस्ट बराबरी का है। उस डेटा में पढ़ने में एक गड़बड़ नहीं हुई, गलती हुई। डेटा एकदम सही था, पढ़ने में मेरी गलती हुई। क्या गलती हुई वो मैं आपको बताऊँ। 11,000 के लेवल पर जब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल दोनों में है, तो ये बात तो पक्की थी कि एक बड़ा मूव आना है। ये मूव ऊपर की तरफ पड़ना इसलिए गलत हो गया कि पुट कॉल रेशियो आपका 1.82 तक पहुंचा था, और 1.82 का पुट कॉल रेशियो किसी भी लिहाज से ओवरबॉट पुट कॉल रेशियो है, जिसको मैंने नज़रअंदाज किया सेंटीमेंट को देखते हुए।
डेटा को नज़रअंदाज कर दिया। वो गलती थी, वो मुझे समझ में आ गई, तुरंत शुक्रवार के दिन ही समझ में आ गई कि ये एनालिसिस गलत हुआ है, जबकि पुट कॉल रेशियो को नज़रअंदाज उस वक्त नहीं करना था। तो ये तो मेरे समझ में आ गया। अब ये फॉल्स ब्रेकआउट था या नहीं था, ये तो खैर कुणाल जी बता सकते हैं, बता भी नहीं कि वो नहीं है। लेकिन जो करेक्शन 150-200 पॉइंट का निफ्टी में 100-150 पॉइंट का होना है, उसके पीछे एकमात्र कारण ये कि हाई पुट कॉल रेशियो, हाईएस्ट लेवल का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में, और विक्स आपका नीचे पड़ा हुआ है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ये है कि एक करेक्शन आना लाजमी था, वो आया। ये मेरी रीडिंग है। ओके, तो अनिल जी इसके चलते जो आपने बोला कि बिल्कुल ठीक है, बट कुछ स्टॉक्स में डिस्ट्रक्शन ऐसी हो गई कि उसमें अनिल जी फिर कोई ना कोई फंस जाता है। अब एक स्टॉक का मैं नाम लूंगा जो मैं पिछले 2-4 दिन से बात भी कर रहा था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि वो मिस कर गया। मैंने बात तो उसकी ज़रूर की, लेकिन उसकी सेल कॉल नहीं दे पाया, और वो है सर एल.एन.टी. 13 रुपए से 1300 रुपए से जिस तरह से घटा है, आई मीन ये फिर वो 52 पत्तों वाला ट्रेड था जो मैंने बात भी की, आपसे मेंशन भी किया, लेकिन समहाउ अनिल जी इस बार मैं बता रहा हूं मैं चूक गया। लेकिन अनिल जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है एल.एन.टी. में, क्योंकि एल.एन.टी. में मुझे लगता है कि जो कॉम्प्लेसेंट बायर है वो फंस गया है, और मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में तो उसको एग्जिट नहीं मिलेगा जिस तरह से टूटा है। तो बट अनिल जी मैं बार बार बोलता हूं, वॉलिटिलिटी इतनी ज्यादा है कि कोई भी काम इस वक्त कर रहा है, अगेन मैं वो ज्ञान देने लग जाऊंगा कि ऑप्शन के थ्रू करना है। तो सर एल.एन.टी. की जो स्ट्रैटेजी है प्लीज नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल.एन.टी. की सर 1260 वाली पुट बाय करनी है, 1260 स्ट्राइक प्राइस की। एल.एन.टी. का भाव फ्यूचर का चल रहा है सर 1238, और 1260 की स्ट्राइक प्राइस की पुट बाय करनी है, जिसका भाव है 3940 रुपीज। सर एक बाय करनी है 1260 की 3940 रुपीज की, और 1200 की 2 बेचनी है जो बिकेगी 14.5 रुपए में, मींस 29 रुपए में। तो आपका 11 रुपए का बियर स्प्रेड खड़ा हो जाता है एल.एन.टी. में। अब 11 रुपए का मतलब है अनिल जी 1260 माइनस 11, 1249 में मैं फ्यूचर शॉर्ट हो गया एक तरह से, और 1237 का रेट चल रहा है, और मेरी सेफ्टी कहां तक है 1160 तक, 50 रुपए नीचे, और 1200 से 1150 तक सेफ्टी है सर। सो 1150 से लेके 1260 तक का सर ये 110 रुपए का बियर स्प्रेड है, और अगर कहीं भी 1200 से 1230 की अगर ये एक्सपायरी होती है, या 1200 के आसपास भी रहता है, या 1250 के रहता है, तो पीक प्रॉफिट होगा। और मेरा स्ट्रांगली मानना है अनिल जी कि एल.एन.टी. का बायर फंस गया है, और एल.एन.टी. में अब प्लेन वनीला शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1300 से घट के 1237 आ गया है, और 1200 पे भी एक सपोर्ट मुझे नजर आती है, जिसकी वजह से मैं 2 पुट्स बेच रहा हूं। ये कॉस्ट बहुत कम हो गई है। अब कुणाल जी ने 1300 पे तो नहीं हमें बोला बेचने के लिए, कभी कभी मुझे इस बात का मतलब उनसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम क्यों नहीं बेच पाए, बट कुणाल जी अब मुझे जो मैंने बियर स्प्रेड बनाया है इसके लेवल, इसमें कोई स्टॉप लॉसेस नहीं है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो मेरा 11 रुपए से ऊपर का स्टॉप लॉस हो ही नहीं सकता, नीचे जाएगा तो 1150 तक सेफ है। तो इसके चलते मुझे इस एल.एन.टी. स्प्रेड में क्लाइंट्स को हमने कहा है बनाने के लिए, और मैं सारे व्यूअर्स को बनवाना चाहता हूं। कुणाल जी आपकी कोई एल.एन.टी. पे राय? देखिए आशु जी, मैं आज सवेरे भी हम एल.एन.टी. की चर्चा कर रहे थे, और हमने बात की थी कि आशु जी आएंगे और फिर इसके बारे में बात करेंगे, और आपने बिल्कुल वैसा ही किया है। एल.एन.टी. में मुझे लगता है कि भाई देखिए 1220 के आसपास हम चर्चा सवेरे कर रहे थे, मैंने कहा था वहीं सपोर्ट है, वहां से देखिए रिकवरी भी आई है। मुझे लगता है कि देखिए अच्छा ट्रेड तब बनेगा आशु जी जब अगर इसको उछाल में बेचें। इन स्तरों पर आप बेचेंगे तो बहुत बड़ा सपोर्ट 1220-1215 के रीजन में है, और वहां मुझे लगता है कि जैसे आज भी आप इंट्राडे रिकवरी देखें तो 1215 के रीजन से हुई है, वहां पर सपोर्ट है। तो इन स्तरों पर मेरी शॉर्ट की राय नहीं है, उछाल में बेच सकते हैं। 1280 का लेवल आता है तो उन स्तरों पर इसको बेचा जाना चाहिए। ओके, थोड़ा उछाल आने दो फिर बेचिए, और इंतज़ार कर लेने में हर्ज नहीं। 1260 का 1 पुट ले लीजिए, 1260 के 2 पुट बेच दीजिए। इसे कहते हैं बियर स्प्रेड, मंदी वाली। जब पुट में आप एक करंट मार्केट प्राइस के आसपास की पुट खरीदते हैं और नीचे के प्राइस की पुट बेचते हैं तो उसे बियर स्प्रेड कहा जाता है। वैसे बुल स्प्रेड में एक करंट मार्केट प्राइस के आसपास का कॉल खरीदते हैं, उसके ऊपर का कॉल बेचते हैं, वो बुल स्प्रेड होता है। तो जिस तरह का स्प्रेड बनाना चाहे बना सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तेज हो गई हैं पिछले कुछ महीने। बढ़िया, हाँ, क्या हो गया? पता नहीं, आईओसी, एचपीसीएल। एक बार राकेश जी से पूछ लेते हैं। राकेश जी, चार्ट्स पे ठीक लग रही है क्या आज गिरते बाजार में? एचपीसीएल, आईओसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में। देखिए रजत, यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर जिस तरीके से रिकवरी आ रही है, यहाँ पर मैसिव शॉर्ट पोजीशंस हैं जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, और ये मैं पब्लिक के ट्रेड नहीं बोल रहा हूँ, जैसे आशु जी बताते हैं पब्लिक फंस गई है। जो अच्छा ट्रेडर है उनकी शॉर्ट पोजीशंस हैं, और इसमें मुझे लगता है आईओसी एक ऐसा कैंडिडेट है
जहां पे शॉर्ट पोजीशंस हैं। तो यहाँ पर रजत, आपके बोलने से पहले स्टॉक रडार पर है मेरे, और ये स्टॉक आईओसी अगर 139 के ऊपर निकलेगा तब इसको लेना चाहिए। एंटायर ओएमसीज को मेरा ऐसा मानना है कि रडार पे रखना चाहिए। अगर यहाँ पर ऊपर के लेवल टूटते हैं तब खरीदारी करनी चाहिए। रडार पर है ये स्पेस रजत। चलिए, लेकिन आज इंटरेस्टिंग होगा कि निफ्टी की स्ट्रैटेजी अनिल जी कैसे बताते हैं, क्योंकि आज तो बदलाव हो गया बिल्कुल ही। तो आज तो वीकली ऑप्शन में पढ़नी पड़ेगी। अभी आप जो 1.8 के पीसीआर वगैरह की बात कर रहे थे, आज जो निकालना पड़ेगा ना नया पीसीआर, वो वीकली ऑप्शंस के ऊपर करेंगे सब करेंगे। आप तो मेहनत करवाओ बस, और क्या है, रोज थोड़ी देर में थोड़ी देर में आ जाएगी स्ट्रैटेजी, उम्मीद यही है। बिल्कुल 2 मिनट दे दीजिए, तो 2:30 बजे का टाइम है, 2:30 बजे के आसपास बस कर देंगे। 1 आध मिनट और दे दीजिए, डेटा फाइन ट्यून किए जा रहे हैं। इसी बीच एक स्टॉक है मारुति सुजुकी, यहाँ पर भी एकदम से लोअर लेवल से खरीदारी हुई। पिछले 5 मिनट में आधे फीसदी ऊपर आ गया, कि लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, क्योंकि आज का लो 7051 के आसपास का था, अभी 7180 पे पहुंच गया है। अच्छी तेजी। राकेश जी, एक बार फिर से देख के बताएं मारुति सुजुकी कैसा लग रहा है अभी? देखिए रजत, इस स्टॉक ने भी नीचे से एग्जैक्ट अपने सपोर्ट से रिबाउंड लिया था, और टेक्निकली शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखें तो 7080 पर एक इमीडिएट सपोर्ट है। इंट्राडे पे लेवल्स टूटे थे, किसी ने अगर लॉन्ग ले रखा है तो अब मेरा सामान है स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 7090 पे लेके आना चाहिए, बट नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। फ्रेश खरीदारी ना करें, इंतजार करें, ये बेहतर होगा। फिलहाल मारुति से एक और याद आया, एम पे ये मैक्स फाइनेंशियल। राजेश जी, मेरे को लगा M&M पूछेंगे। M&M 4% टूट चुका है आज। 4% टूट गया। M&M में तो कुछ खबर भी आई थी ना? नहीं, इनको गाइडेंस को लेकर, ट्रैक्टर गाइडेंस को लेकर। हाँ, ट्रैक्टर वाला मामला वो थोड़ा ढीला था। यानी M&M भी पूछूं, उससे पहले मैक्स फाइनेंशियल। राजेश जी जरा इसके चार्ट्स देखकर बताइए और इसके वायदा कारोबार के डेटा देखिए। नतीजों के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। आप जरा ये देखिए। तब तक कुणाल जी, मैग मनी ऑर्गेनिक्स, ये आप चार्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि 43 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 66 करोड़ आया है। मुनाफा तो ठीक बढ़ा है भाई, अगर मतलब सीधा साधा बढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अदर इनकम में तो फिर देखने वाली बात होगी। 450 करोड़ से आय भी बढ़कर 550 करोड़, लगभग 20% ये भी बढ़ गई है। तो मुनाफा और आय में है 22% की बढ़ोतरी, 450 करोड़ से 550 करोड़, और मुनाफे में लगभग 1/3% की बढ़ोतरी है। चार्ट बताइए। अरे जी, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है 50 रुपए के ऊपर। अभी ये ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लगता है कि इसमें 49.25 का 49 रुपीज 25 का एक स्टॉप लॉस रखा जाए और 51.50 का लक्ष्य रखें। तो मुझे लगता है इंट्राडे में 5150 के लेवल्स आ सकते हैं। 49.25 पर रखना है स्टॉप लॉस, 5150 टारगेट होगा। 5150 टारगेट, 49.25 स्टॉप लॉस, 5150, बस इतना ही कि इसके बियॉन्ड भी कोई जगह है? बस इतना ही है ना? देखिए 5150 अनिल जी पार हुआ तो 53 का लेवल भी आ सकता है। तो 5150 और 53 ये 2 टारगेट्स, क्योंकि आ गया 5150 के आसपास पहुंच रहा है, वैसा मतलब लगभग तैयारी है। एक बार तो लगता है 51-85 का हाई है, अभी लगा है। हाँ, जो 51-50 लक्ष्य हासिल हो गया, 51-50 पार होगा तो 53 के लिए होल्ड करें और स्टॉप लॉस 50 रुपए पर रखें। ओके, 51-50 पार होने से, खाली छुआ है, छूने से काम नहीं चलता है, पार करना चाहिए, रुकना चाहिए। मैक्स फाइनेंशियल, राजेश जी। अनिल जी, देखें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो वीक ही लग रहा है, और आज भी डेटा में भी देखें तो अभी भी शॉर्ट साइड का डेटा क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है स्टॉक में वीकनेस और कंटिन्यू होना चाहिए। स्टॉक यहाँ से 365 तक स्लाइड हो सकता है। सो अभी करंट लेवल पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इसको अगर अब यहाँ से शॉर्ट करना है तो 382 का लेवल देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। 382 टूट जाता है तो बिल्कुल 365 के टारगेट के लिए शॉर्ट करना चाहिए स्टॉक को। 382 के नीचे अगर इसको शॉर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस होगा 388 का। और जो मेग मनी ऑर्गेनिक से भी बात कर रहे थे, उसमें अगर तिमाही दर आधार पर भी देखेंगे तो 61.7 करोड़ का मुनाफा था पिछली तिमाही में, वहां पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 66.3 करोड़ का मुनाफा जो है वो तिमाही आधार पर भी बढ़ा है और सालाना आधार पर भी बढ़ा है। कुणाल जी, आपके लेवल्स पार हो चुके हैं सर, ट्रेल कर लें स्टॉप लॉस? देखिए दूसरा लक्ष्य भी हासिल हो गया है रजत, और 53 रुपए का लेवल भी इसने छू लिया है। मुझे लगता है कि जिन्होंने इंट्राडे में अभी हमारे कहने पर खरीदा था और मुनाफे में, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। 53 पहुंचेगा, इसलिए मैंने बार बार पूछा 51-50, क्योंकि रिजल्ट बढ़िया दिख रहे थे। तो बढ़िया हो गया, 2-3 बार सवाल पूछने से फ़ायदा हो गया। फाइनली ऊपर पहुंच चुका है। चलिए, टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। अब दूसरा रिजल्ट देखेंगे, इसको छोड़ दीजिए। एक ही रिजल्ट के पीछे कब तक पड़े रहेंगे भाई? हो गया ये तो, अब आने दो, नया रिजल्ट कौन सा आता है उस पर फोकस। और उससे पहले थोड़े और नतीजे जो आने वाले हैं उनका कोल इंडिया में है वैसे, कोल इंडिया चलता है नहीं स्टॉक के ऊपर से नतीजे, अगर वहाँ ये रिजल्ट कैसा भी दे, मतलब एग्ज़ाम कोई भी दे, रिजल्ट में ये फेल ही है। जहाँ ये सुमित से पूछते हैं, सुमित क्या कोल इंडिया पास होगा या फेल?
देखिए अनिल जी, हो सकता है इस क्लास के अंदर पास हो जाए, लेकिन आगे का नहीं पता कि कितने तक पास रहने वाला है। देखिए इस तिमाही के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 25% इनका मुनाफा बढ़ सकता है, करीब 3,764 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा आएगा, और आय रफली 10% के आसपास बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, 23,752 करोड़ रुपए। 10% की आय पर 25% मुनाफा बढ़ रहा है, यानी कि ऑपरेशनल फ्रंट पे सिचुएशन है वो थोड़ी बेटर हो रही है। 12% इनका ऑपरेटिंग मुनाफा बढ़ रहा है, क्योंकि इन्होंने प्राइस हाइक किया था, इसकी वजह से इनके रियलाइजेशन इस क्वार्टर के अंदर थोड़े बेटर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा, इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी ईज आउट हुई थी, जिसकी वजह से भी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है थोड़ी बेटर होगी। एक अदर इनकम इनके लिए बहुत क्रूशियल होती है, क्योंकि बहुत बड़ा कैश रिजर्व है कंपनी के पास, तो इनकी अदर इनकम काफ़ी बढ़कर आएगी, जिसकी वजह से भी इनके जो मुनाफे में थोड़ा सपोर्ट रहेगा। हालांकि डिप्रिसिएशन बढ़ेगा, थोड़ा इंपैक्ट कम होगा, लेकिन फिर भी इनके अदर इनकम का हेड प्राइस हाइक और साथ साथ ऑपरेशनल जो एक लागत उन्होंने थोड़ी कम की है, उसकी वजह से नंबर थोड़े बेटर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक चीज़ क्रूशियल है कि ये वाई बेसिस पे नंबर थोड़े बेटर हैं, सीक्वेंशियली हो सकता है थोड़े फ्लैटिश टोन पे ये नंबर आते हुए दिखाई पड़े, बहुत ज़्यादा फायरवर्क ना हो, लेकिन साल दर साल के लिहाज से देखें तो इनके नंबर थोड़े अच्छे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। चलिए, तो अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। सालाना आधार पर 25% मुनाफे में इजाफा देखने को मिल सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3,764 करोड़। राकेश जी, एक बार देख के बताएं, कोल इंडिया अब चलेगा क्या? देखिए रजत, यहाँ पे तो क्लियरली चार्ट्स में डिस्टॉर्शन है, पुल बैक जरूर आ रहा है, बट मुझे लगता नहीं है कि ये स्टॉक ऊपर में 230 के ऊपर जाएगा। बड़ी स्ट्रांग हर्डल है और यहाँ पे मुझे लगता है बिकवाली करके चलना चाहिए। देखिए रजत, अनिल जी तो इसको शुरू से रिकमेंड करते आए हैं बिकवाली में ऊपरी स्तरों पर, और अब इसका जो ऊपरी स्तर है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। 230 एक मेजर हर्डल है, उसके बाद 230-35 एक मेजर हर्डल है, तो उछाल पे निकलने की राय है। मुझे लगता है इस स्टॉक की अपसाइड अब कैप हो चुकी है और इवेंचुअली ये स्टॉक धीरे धीरे करके 200 के नीचे आएगा। तो हाई लेवल पे अगर बेचने का मौका मिल जाए तो वो और बेहतर होगा। अगर कोल इंडिया नतीजों के बाद चल भी जाए तो ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली करें, या फिर फ्रेश शॉर्ट के लेवल्स हम बता देंगे कल नतीजे आने के बाद, तो उन लेवल्स पे आप जरूर फोकस कीजिएगा। लेकिन स्ट्रैटेजी का समय हो गया अनिल जी, बिल्कुल फटाफट से पहले इंटरनेशनल संकेत देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यूएस मार्केट्स कल रिकवर होकर बंद हुए थे, यूएस मार्केट्स लोअर लेवल पे, लेकिन आज देखना होगा कि यूएस मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स किस तर्ज पे ट्रेडिंग हो रही है। ओ, आधे फीसदी के आसपास के गेंस देखने को मिल रहे हैं। सेंचुरी ऊपर है एकदम। नैस्डैक में भी आधे फीसदी के गेंस हैं और डाउ फ्यूचर्स भी 107 अंक बढ़कर कामकाज कर रहा है। फ्यूचर्स 25,188 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। एक मिनट रुकिए, पहले यूनिवर्सल केबल इसके नतीजे देखना जरूरी है, क्योंकि मुनाफा 8 करोड़ से 13 करोड़, लगभग डबल 50% मुनाफा बढ़ा है। आय 297 करोड़ से 367 करोड़, आय में भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, 70 करोड़ के आसपास की। मुनाफा अच्छा बढ़ा है, लगभग 50% के आसपास। चार्ट्स में दम है क्या, जरा देखिए कुणाल जी। वैसे तो लिक्विड कम है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सल केबल्स देखिए चार्ट में तेजी बनेगी 265 रुपए के ऊपर, तो इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय नहीं है। 265 पार होगा तो खरीदें। स्ट्रक्चर ओवरऑल ठीक है, लेकिन मोमेंटम की कमी रहती है और लिक्विडिटी की भी कमी है, जैसा आपने कहा। 265 के ऊपर ही इसमें नई खरीद करनी चाहिए। जिनके पास है बने रहें। 252 रुपए का स्टॉप लॉस है। 252 का स्टॉप लॉस, उसके नीचे होगा खराब। 265 के ऊपर निकला तो ही खरीदारी करनी है, उससे पहले नहीं। पहली नज़र में नतीजे अच्छे दिख रहे हैं। रेप्रो 6.25 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 6.25 करोड़, 1 करोड़ से मुनाफा बढ़ा है। 72 करोड़ से आय बढ़ी है 97 करोड़। रेप्रो इंडिया के ये है नतीजे। फिर भी स्टॉक 4% नीचे है। इसका मतलब कुछ ना कुछ अंदर ऑपरेशनल लेवल पर मामला बराबर नहीं है। वो ठीक है, थोड़ी देर में देखेंगे। चलिए अब हम वो बात कर लेते हैं। हाँ, 100 पॉइंट ऊपर डाउ है। हाँ, डाउ 107 पॉइंट ऊपर है। एक बार यूरोपियन मार्केट्स में देख लेते हैं फटाफट से कि वहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। बहुत अहम है इस समय इंटरनेशनल ट्रिगर्स, क्योंकि घरेलू बाजार के जो हालत है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से वो नरम ही है। कैक, डैक्स और फुटसी तीनों में ही 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। तो फिर इंटरनेशनल मार्केट से तेजी के करेंसी मार्केट आज जो डॉलर और रुपए की जो इक्वेशन है उसमें 13 पैसे मजबूती देखने को मिल रही है। और क्रूड, सबसे अहम तो ये भी होगा कि क्रूड अगर नहीं चला तो फिर तो मैं मानूंगा ये तो 1% और कमजोर हो गया। ठीक है, ये तो फिर फेवर में आ गया इंडियन मार्केट। संकेत तो अच्छी है। देखो रजत, कोई खास दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, 10,900 बचे हुए समय के लिए निफ्टी का निर्णायक लेवल है, जहां पर 21 लाख शेयर पुट में है और 18 लाख शेयर कॉल्स में है। आपको क्या चाहिए? आपको 10,925 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। 10,925, 10,930 के ऊपर क्लोज होता है तो बहुत बढ़िया। 10,900 के ऊपर भी क्लोज होता है, कोई तनाव न लें आप। दोनों जगह आपको क्लोजिंग अच्छी, मतलब आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पर आप खराब तब होंगे जब 10,900 के नीचे बंद होते हैं आज। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिनकी शुक्रवार गुरुवार की पोजीशन बनी हुई है तेजी की, 10,200 के नीचे बंद होने पर उन्हें पोजीशन
खाली करनी है। लेकिन इन संकेतों के बीच में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और वो शॉर्ट कवरिंग आपको थोड़ा और ऊपर ले जा सकती है। 10,930 पार करने के बाद 20 पॉइंट कम से कम निफ्टी और बढ़ सकता है, 10,950 से 10,975 की रेंज में जा सकता है। लेकिन अब जो लेवल जहां पर आप आ रहे हैं वो अटकने वाला है, 10,925 10,930 पर ही अटकना है। तो फ्रेश तेज़ी करनी है तो 10,930 के ऊपर करनी है, अदरवाइज़ नहीं। बाकी वेट एंड वॉच, इंतज़ार करें, बहुत मंदी नहीं होगी, बहुत तेज़ी नहीं होगी। अच्छा, पर ये 10,925 के ऊपर निकल जाता है तो अगला 10,930 नहीं, 10,925 के ऊपर 10,930 निकलेगा ही। 10,930 के ऊपर निकल जाए। 10,930 के ऊपर, अच्छा ठीक है, 10,925 से 5 5 मिनट में तो बहुत, राजेश जी को पूछो, 5 मिनट में तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है राजेश जी के। क्यों राजेश जी? 5 पॉइंट मतलब क्या बात कर रहे हो राजेश? आधा पॉइंट का मामला है यहाँ पर। 10,930 इसलिए है कि बार बार 10,930 पर रुकता है, और बढ़ने के लिए, घटने की बात करते तो मैं 10,925 बोल देता, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो। लेकिन नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं तो 10,930 पार होने दें। 10,930 पार होगा तो 20 पॉइंट और आज के लिए 10,950 गिन लीजिए। अच्छा, बस बहुत बड़ी नहीं लग रही तेजी, ऐसा नहीं कि इन संकेतों के दम पे बहुत है। हाँ, ये ज़रूर है कि इनको देखते हुए जो लोग मंदी में हैं वो अपनी शॉर्ट कवरिंग जरूर करेंगे। अच्छा, 10,900 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कम है संभावना, 10,900 के नीचे बंद हो इसकी संभावना कम है। चलिए, तो 10,900 तो मेरा ये मानना है कि क्लोजिंग बेसिस पर जो स्टॉप लॉस 10,900 का वो शायद हम बचा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो 10,900 को बचा लेंगे ऐसा लग रहा है, और ऊपर 10,930 अगर निकलता है, ये हर्डल है, ये रेजिस्टेंस है, अगर ये पार हो जाता है उसके बाद और 20 से 25 पॉइंट और बढ़ सकते हैं। लेकिन निफ्टी बैंक, इसमें क्या किया जाए? यहाँ पर क्या कुछ तेजी के संकेत मिल रहे हैं या फिर मंदी और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो 27,210 चल रहा था और वो बहुत बढ़िया लेवल दिख रहा था मुझे बैंक निफ्टी पर खरीदारी करने का। 27,200 के नीचे जाएगा नहीं और 27,300 के पार निकलने के संकेत भी नहीं है मेरे लिए अभी बचे हुए समय के लिए। तो इस 100 पॉइंट में बैंक निफ्टी शायद वक्त बिता के ख़त्म कर दे, इसलिए बैंक निफ्टी में मेरा 27,250 पर कोई ट्रेड नहीं है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, मंदी नहीं करनी है बैंक निफ्टी में। नहीं, ऐसा क्यों बोला आपने? एक बार 27 कौन सा ऐसा बैंक, निजी बैंक पे फोकस ज़्यादा है क्या? HDFC बैंक आज तेज़ है। मैंने तो देखा ही नहीं कौन तेज, मैं तो खाली बैंक निफ्टी देख रहा हूँ, मैंने कंपोनेंट तो देखे ही नहीं है। जब इंडेक्स आपके सामने तो कंपोनेंट से क्या फर्क पड़ता है? कोई ये नहीं तो कोई और से चलेगा, कभी ICICI से चलेगा, कभी HDFC से चलेगा। बस 100 पॉइंट की रेंज, बस 100 पॉइंट। 27,200 के नीचे नहीं दिख रहा, 27,300 के ऊपर नहीं दिख रहा। एक्चुअली ट्रेड है नहीं ज़्यादा, बहुत बड़ा ट्रेड निफ्टी में बैंक। लेकिन एक चीज़ है, ये क्लियर कट है कि जैसे 27,200 के आसपास आए आप मंदी जरूर काट लीजिए। मतलब आज जो संकेत दिख रहे हैं उसमें मंदी करने के लिए फिर ऊपर के लेवल का इंतज़ार करें। आशु सर बैठे ही हैं, वापस ऊपर लेवल आएंगे तब करवा लेंगे ना, जल्दी क्या है। चलिए, तो ये तो रेंज में फंस गया निफ्टी बैंक ऐसा लग रहा है। 27,200 27,300 ये एक आज की रेंज, इसको नहीं तोड़ेगा ऐसा लग रहा है। और निफ्टी 10,900 को बचा लेगा और 10,925 10,930 के ऊपर निकलता है तो और 20-25 पॉइंट दे सकता है, लेकिन 10,900 के लेवल को बचा सकता है आज के सत्र में। बैंकिंग की बात हो रही है तो HDFC बैंक को जो मैं देख रहा था, एक बार राजेश जी आप देख के बताएं, आधे फीसदी के गेंस दिखाई दे रहे हैं इसमें आज, और निफ्टी बैंक में भी अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से और तेज होगा या फिर जिनके पास पोजीशन से हट जाए वो मुनाफा वसूली कर लें? देखिए, स्टॉक में जो मोमेंटम आया है उसके हिसाब से 2155 2160 इसका हर्डल है। तो अगर नीचे से किसी ने पोजीशन लिया है तो 2160 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसको ब्रेकआउट मिलेगा 2160 के ऊपर, अगर वो ब्रेकआउट आता है। बट जिस तरीके का मार्केट कंडीशन है मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी ब्रेकआउट यहाँ से प्रिडिक्ट करना। बट अगर 2160 का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर स्टॉक में तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। बट मेरी सलाह रहेगी कि 2160 के आसपास आता है स्टॉक तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए इसमें। ओके, थोड़े प्रॉफिट बुकिंग कर लें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब बजेगा बिगुल, और बिगुल के बाद पहले तो आएगा एक चार्ट कॉर्नर और उसके बाद आएगा हिंडाल्को का अनुमान। तो पहले चार्ट कॉर्नर तैयारी कर ले, बिगुल के साथ चार्ट कॉर्नर। ओके, तो राकेश जी के आने के बाद कुणाल जी भी जोश में आ चुके हैं, और राकेश जी कुणाल जी दोनों। राकेश जी, आपकी तस्वीरें देख के तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद आज आप पहुंचेंगे नहीं, आराम करेंगे, छुट्टी मनाएंगे, शादी वादी में घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन आप आखिर फाइनली क्लोजिंग वाले शो में पहुंच ही गए। देखिए अनिल जी, जैसे मैं बोलता हूँ बार बार कि आई एम मैरिड टू चार्ट पैटर्न, तो सबसे पहले तो अनिल जी आई एम मैरिड टू माय वर्क, तो काम तो करना ही है। अगर मैं यहाँ नहीं आता, वापस आने के बाद भी काम तो करता ही। क्या बात है। अच्छा बताइए चार्ट कॉर्नर अपना। अनिल जी देखिए, खरीदारी की राय है और खरीदना है HCL टेक।
सारे ही टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हम तेजी देख रहे हैं। आईटी में सबसे बड़ी तेजी है और एचसीएल टेक में फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। इस पर पहले भी हम लोग खरीदारी की राय कई बार दे चुके हैं और बड़ी तेजी बनी है और मुझे लगता है कि इसमें एक रिन्यूड एक्शन आज देखने को मिल रहा है जब इसने 1075 के लेवल को डिसाइडेडली पार किया है। 1120 रुपए के पहले कोई बड़ी रेजिस्टेंस चार्ट पर नहीं, तो इन स्तरों पर एचसीएल टेक खरीदना है। ओवर टू राकेश। देखिए अनिल जी, मैं और कुणाल जी कंटिन्यूसली एचसीएल टेक को 1055 के स्तरों से रिकमेंड करते आए हैं और तब 1100 के लक्ष्य दिए थे। टेक्निकल रुझान बहुत बढ़िया है और आज स्टॉक ने एक नया 3-डे पैटर्न से एक ब्रेकआउट दिया है और एक नई एंट्री दे रहा है। जिन्होंने ले रखा है वो एक रिवाइज स्टॉप लॉस 1060 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें और नई खरीदारी का भी एक परफेक्ट कैंडिडेट है। 1060 के साथ स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा कैंडिडेट है खरीदारी करने के लिए। 1115 के एकमात्र लक्ष्य के लिए एचसीएल टेक को खरीदने की राय है। मात्र लक्ष्य 1115 का, 1060 का स्टॉप लॉस, ये है राकेश जी की राय। इसके बाद एक और स्टॉक पर मैं खास राय राकेश जी की लेने वाला हूँ। स्टॉक भी खास है और उनकी ओपिनियन भी खास है। अभी बता दूं? हाँ, स्टॉक का नाम बता दो। अरे अभी कैसे बता दूं? पहले हिंडाल्को का पोल तो देख लीजिए। आशीष हमारे साथ है, आशीष से पहले पूछते हैं हिंडाल्को का अनुमान क्या है। अनिल जी, हिंडाल्को के नतीजे कमज़ोर आने का ही अनुमान किया जा रहा है। क्वार्टर के दौरान एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों का ही प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहा। एल्यूमिनियम में देखा जाएगा तो करीब 15 से 18% की गिरावट देखी गई क्वार्टर के दौरान, जिसका सीधा असर मुनाफे पर पड़ेगा। लेकिन एल्यूमिना जो कि रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम की, उसकी कीमतें काफ़ी नीचे आई हैं। दूसरा, कॉपर के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बिक्री ठीक ठाक हुई है, जिसके चलते मार्जिन्स पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा और जो मुनाफा है वो 435 करोड़ रहने का अनुमान है और आय में करीब 10% की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो चलिए, ये है हिंडाल्को के रिजल्ट्स। 435 करोड़ का मुनाफा आ रहा है, 12% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी एडजस्टेड बेसिस पे। आशीष सर, रिजल्ट के पहले हिंडाल्को में या कोई मेटल स्टॉक्स जो आपको लगता है कि कोई एक्शन बन सकता है? नहीं अनिल जी, सिर्फ टाटा स्टील में एक शॉर्ट कवरिंग है, जैसे मैंने बोला वही एक रीजन है जो मार्केट में भी थोड़ा सा उछाल है और बाकी मेटल स्टॉक्स भी है। बट उस रिकवरी में मुझे लगता है कि फंसना नहीं है। अनिल जी, अभी आप निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी बोल रहे थे तो बिल्कुल ठीक बात थी कि कोई भी कन्विक्शन क्रेडिबल व्यू नहीं है, लेकिन एक क्रेडिबल व्यू अनिल जी जरूर है कि मुझे लगता है कि मल्टीपल स्टॉक्स के बियर स्प्रेड जरूर होने चाहिए और लॉन्ग नहीं होना चाहिए। शॉर्ट नहीं करिए लेकिन लॉन्ग नहीं होना चाहिए। मैं दो और स्टॉक्स में सर शॉर्ट स्ट्रैटेजी देना चाहता हूं, एक एसबीआई में और एक येस बैंक में। अगर आप कहें तो मैं अभी शेयर कर सकता हूं। एसबीआई और येस बैंक दो में? तो हाँ जी बिल्कुल, आप पहले एसबीआई से शुरुआत करो सर। सर यस सर, एसबीआई 281 रुपए का फ्यूचर चल रहा है। मुझे लग रहा है 285 की पुट लॉन्ग करनी चाहिए। 285 की पुट है 9 रुपए के आसपास। सो 285 की एक पुट एक लॉन्ग करनी चाहिए और 270 की 2 शॉर्ट करनी चाहिए। तो ये भी 1:2 बियर स्प्रेड है, सिर्फ कॉस्ट है 3 रुपए की। 285 माइनस 3 रुपए मीन 282 रुपए का फ्यूचर आप बेच के खड़े हो गए। कॉस्ट सिर्फ 3 रुपए और सेफ्टी जो है आपकी सर 260 रुपए तक है। मुझे ये सब 10-10 रुपए सर खराब लगते हैं। येस बैंक में भी 180 रुपए इन द मनी। येस बैंक का फ्यूचर है 174 रुपए, 180 की पुट है सर 12 रुपए और 160 की है 4 रुपए। ये 3.25-4 रुपए। 1:2 का बियर स्प्रेड बनाना है सर, आपको सिर्फ 4 रुपए लगेंगे। 180 माइनस 4 मीन 176 का फ्यूचर आपका शॉर्ट खड़ा हो गया और आप सेफ हैं 145 रुपए तक। सो 150 तो इसका सर बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैंने जो भी बोला, जैसे कुणाल जी ने एलएनटी के लिए भी बोला कि बाउंस बैक कर सकता है। सर अगर कोई चीज बाउंस बैक करेगी तो मेरे एलएनटी की 1200 का पुट है, उसका प्राइस कम होता जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अनिल जी आने वाले टाइम में ये थोड़े से स्प्रेड्स ना, बियर स्प्रेड्स कुछ स्टॉक्स के जरूर होने चाहिए। प्लेन वनीला शॉर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऊपर का घर पैक लगता है और नीचे का ओपन लगता है। कितना ओपन है ये थोड़े आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट आई थिंक सेफ स्ट्रैटेजीज बियर स्प्रेड है सर। कुछ ना कुछ मंदी की पोजीशन स्प्रेड्स के साथ जरूर होनी चाहिए और मुझे लगता है कि फ्रूटफुल रहेंगी सारी अनिल जी आने वाले टाइम में। मुझे तो ऐसा लगता है नीचे का अगर पैक है 10,000 से ज़्यादा निफ्टी गिर नहीं सकता। ऊपर तो 50,000 1 लाख कुछ भी हो सकता है निफ्टी, नहीं आशु सर? नहीं बिल्कुल ठीक है सर, वो तो पैक। लेकिन वो अनिल जी निफ्टी का निफ्टी का घर जरूर पैक हो सकता है,
लेकिन स्टॉक्स के पैक नहीं है सर। एक्सीडेंट कोई ना कोई होता रहेगा, एक किसी दूसरे को लेके डूबेगा। ये जो स्पाइरल इफेक्ट है ये इन्फेक्शियस है सर, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि सर ये बियर स्प्रेड हमारे पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए सर। अच्छा एक मिनट, मैंने जो नोट किया मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, SBI का हमें खरीदना है 285 का एक पुट। एक बार जरा नोट कर लीजिए, सबको दिखा भी दीजिए ताकि लोग नोट कर लें। 285 का एक पुट खरीदना है, 9 रुपये में मिलेगा। 270 के 2 पुट बेचने और वो 3 रुपये वाला यानी कि 6 रुपये उसमें से आपको आ जाएंगे। तो नेट कॉस्ट आपकी आ गई 3 रुपये की। और एक तरह से आपका 282 में फ्यूचर सेल हो गया और 260 रुपये तक आप सेफ हैं। उसके नीचे जाएगा SBI तो ही आपकी अनलिमिटेड रिस्क होती है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे येस बैंक में कौन सा पुट खरीदना है पहले ये बताइए आशु जी। सर 180 रुपए वाला इन द मनी पुट खरीदना है। 180 का कितने में मिल रहा है? 12-13 रुपए सर ये मिल रहा है 12-12.5 रुपए में। हाँ ठीक है। और बेचना क्या क्या है सर? ये मिल रहा है 12.75-80 का रेट है और 160 वाले 2 बेचने हैं, 4 रुपए 10 पैसे है। तो सर इसकी कॉस्ट रह जाएगी सिर्फ 4.5 रुपए। 5 रुपए मान लो। और नीचे में 150 तक सेफ है। 150 से भी नीचे सर 145 तक सेफ है वैसे। ओके ठीक है, परफेक्ट है। तो ये है राय आपके लिए यस बैंक पे बियर स्प्रेड बनाने की, मंदी की पोजीशन करने की। बिगुल का वक्त है और इस बार बिगुल BTST का बजेगा, सिर्फ और सिर्फ BTST का। कुणाल जी देना चाहते हैं अपना BTST कॉल, बताएं सर। अनिल जी तुरंत बेच देना चाहिए बर्जर पेंट्स, जिसके चार्ट में एक बड़ा ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर है बेहद कमजोर है और 305 रुपए का एक अहम सपोर्ट था जिससे कई दिनों से जूझ रहा था। आज इसने उस लेवल को तोड़ दिया है और जिस तरह का सेलिंग का दबाव इस पे देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि 290 से पहले ये काउंटर रुकेगा नहीं। तो 290 का अग्रेसिव इसमें लेवल है जिसको मैंने सेकंड टारगेट चुना है। 306 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। 295 रुपए पहला पड़ाव, पहला टारगेट और 290 रुपए इवेंचुअल टारगेट होगा। बेचें बर्जर पेंट्स मौजूदा भाव पर। ओके, बर्जर पेंट्स में करें बिकवाली। ये है आपके लिए राय इस वक्त तुरंत प्रभाव से बेचने की। इस बीच निफ्टी खरीदने की राय 10,870 पर दी थी सच्चिदानंद उत्तेकर ने, राइट, आज सुबह। तो उनका 10,920 का टारगेट था। 50 पॉइंट के लिए उन्होंने तेजी करने की राय थी। 10,920 तो होके आ गया भाई। एक और थी माइंड ट्री में भी खरीदारी की सलाह दी जय ठक्कर जी ने। हाँ, माइंड ट्री दिन के उच्चतम स्तर पे अभी भी चला, 920 का टारगेट दिया था उन्होंने। अरे वाह, गजब, क्या 920 पे ही खड़ा है अभी। तो जरा एक बार तो निफ्टी पर सच्चिदानंद उत्तेकर का टारगेट हिट करवा दीजिए। उन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन कॉल दिए। तो सचिन जी बधाई आपको बेहतरीन कॉल देने की। आइए श्रीकांत जी भी हमारे साथ हैं और श्रीकांत जी से भी बात करते हैं। श्रीकांत जी, अजंता फार्मा इस स्टॉक को देखिए 4% बढ़ा हुआ है आज के सेशन में, अच्छी दौड़ लगा रहा है। कोई ट्रेड बनता है इसमें? गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए वैसे ये स्टॉक इनफैक्ट मैं भी अभी कवर करने वाला ही था अगर आप शायद फार्मा के बारे में पूछते तो, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा डबल बॉटम बना है और इसके जो वॉल्यूम्स अगर आप देखते हो पिछले कई दिनों के, 4 या 5 दिनों के, तो उसमें काफ़ी अच्छा एक हमें एक्सपांशन देखने को मिला है। तो ये क्लियरली ऐसा लग रहा है कि ये जो सेटअप है अजंता फार्मा का वो एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ सेटअप है और उसमें से ये वीकली जो उसके हाईएस्ट लेवल से उसको उसने क्रॉस कर लिया है। तो मुझे लगता है थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे से लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि जो आज के लोज है वो कुछ 925 के हैं, बट अगर आप ओवरऑल प्राइस का एवरेज अगर निकालते हो तो 950 के करीब का है। और जो पिछले वीक की जो एक्टिविटी थी वो तकरीबन 100 रुपये के अंदर की थी, 995 से लेकर 905। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में शायद हमें 1060 या 70 के लेवल्स दिखा सकता है। पोजिशनल ट्रेड है, करंट लेवल से भी लॉन्ग कर सकते हैं। थोड़ा और अगर 980 के लेवल पे मिले तो और ऐड करना चाहिए और फाइनल स्टॉप लॉस रखना चाहिए 970 रुपये का। ओके, 970 के स्टॉप लॉस से तेजी कर लेंगे। इस बीच मंदी आपको काटनी है या नहीं आज के लिए, वो जरा समझ लीजिए। और एक और संकेत मैं आपके सामने रख दूं, वो है करेंसी मार्केट का। रुपया दिन के उच्चतम स्तर पर 18 पैसे की मजबूती के साथ आता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप शॉर्ट हैं इक्विटी मार्केट में तो थोड़ा सा सावधान रखिए। 10,900 के आसपास निफ्टी मिल रहा है, 27,200 के नज़दीक बैंक निफ्टी मिल रहा है। डे ट्रेडर्स अगर हैं तो शॉर्ट में थोड़ी सी सावधानी रखिए। संकेत थोड़े से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स सेंचुरी मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर हल्की सावधानी आपको रखनी है। लेकिन सावधानी रखनी है उन तमाम शेयरों में जिनके रिजल्ट आने वाले हैं और कल आने वाले हैं रिजल्ट सन फार्मा के। आप क्या बोल रहे हैं? सनसेट निकल रहा था मेरे मुँह से, सनसेट फार्मा नहीं, सनराइज फार्मा है भाई। सन फार्मा के रिजल्ट
पिछले 3 घंटे से जोरदार खरीदारी है स्टॉक, इसलिए सनराइज हो गया। इस महीने टूटा भी नहीं है स्टॉक। हाँ, तो चलिए देवांशी को पूछते हैं सन फार्मा के रिजल्ट कैसे आएंगे। देवांशी बताइए। बिल्कुल, सन फार्मा के जो नतीजे हैं मैंने बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव लिए थे, जिस तरह से फार्मा के नतीजे आने की उम्मीद थी, लेकिन अब जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं और स्पेशली यही माना जा रहा है कि सन फार्मा में जो यूएस की जो बिक्री है वो काफ़ी बढ़ सकती है। अब 2 चीज़ों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि पिछले साल यूएस से जो आय है वो काफ़ी कम आई थी, वहाँ पर प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इसी को लेकर जो नेट रियलाइजेशन है यूएस से वो काफ़ी कम आता हुआ दिखा था। टैरो के नंबर्स इतने अच्छे आए नहीं थे, लेकिन इस तिमाही में यहाँ पर क्योंकि बेस भी काफ़ी लो है तो उस वजह से नंबर्स काफ़ी ऊपर आने की उम्मीद बनाई जा रही है। और जो कुल आय है वो लगभग 15% बढ़ने की भी यहाँ पे अनुमान बनाया जा रहा है, 7,520 करोड़ के लेवल्स के आसपास। मुनाफे की बात करें तो 1,015 करोड़ के लेवल्स के आसपास आने की उम्मीद बनाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे मार्जिन देखें तो हल्का सा मार्जिन में बढ़त की उम्मीद है, जिस तरह से फॉरेक्स गेन्स यहाँ पे हो सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे हालोल प्लांट है वो शुरू हो चुका था, तो उससे जो एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी बढ़ते हुए दिखे थे, जिससे नेटरलाइजेशन भी बढ़ के ही आने की उम्मीद बनाई जा रही है। साथ ही एबिटा पे बात करें तो R&D एक्सपेंसेस काफ़ी कर लिए हैं कंपनी ने, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा मार्जिन्स में हमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 22% के लेवल्स के आसपास यहाँ पे जो मार्जिन्स है वो आने की उम्मीद बनाई जा रही है। इन ऑल यहाँ से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, टैरो के भी नंबर्स अच्छे आए कि अच्छे नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं, स्पेशली जो यूएस की सेल्स है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़ते हुए दिख सकती है। ओके, तो सन फार्मा के रहेंगे बेहतरीन नंबर्स, और नंबर से पहले स्टॉक है मजबूत। श्रीकांत जी जरा चार्ट देखकर बताइए क्या करना है। स्टॉक बताया तो स्पार्क 6% ऊपर है वो, इसके पीछे इसके पीछे चल रहा है, 6% ऊपर है वो, बहुत तेज दौड़ लगा रहा है। वाह क्या बात है। तो जरा श्रीकांत जी बताइए, दोनों के ही बता दीजिए चार्ट आप तो। अनिल जी इसका जो बिल्कुल देखिए सन फार्मा में जो सेटअप बना है वो एक क्लियरली बुलिश कंटिन्यूएशन का एक फॉर्मेशन बना हुआ है, और ये सेटअप इंडिकेट कर रहा है कि इसके जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स है 450 के करीब के, उसके करीब करीब ये स्टॉक जा सकता है। जो वीकनेस था मार्केट में या जो स्टॉक में वीकनेस था उसके अगर कंपैरिजन में देखें तो आज के जो लोवेस्ट लेवल्स है 420, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन पहले जब एक बड़े वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी का सन फार्मा ने एक ट्रेंड सेशन दिखाया था, उस वक्त की जो प्राइस गैप है उसको अभी तक उसने मेंटेन किया है आज के इतने बड़े वीकनेस के बाद भी। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यकीनन 450 या 455 के लेवल्स को दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे हम लॉन्ग कर सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो एकदम क्लियर है, 420 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग किया जा सकता है। और या तो अगर कॉल ऑप्शंस लेने हैं तो मुझे लगता है वो भी शायद प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो लेकिन अच्छी खरीदारी यहाँ पिछले कुछ फॉर सन फार्मा एडवांस रिसर्च जी। देखिए यहाँ पे वैसे देखा जाए तो सेल ऑफ काफ़ी एक्सटेंडेड है, नो डाउट कि पिछले 1-1.5 महीने से इसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक सन फार्मा अपने इंपॉर्टेंट लेवल को 450 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन ना हो जाए, तब तक मुझे लगता है कि सन फार्मा एडवांस रिसर्च से दूर रहे। लेकिन इस सेक्टर से नहीं, इस स्पेस से हेल्थ केयर स्टॉक की बात कर रहा हूँ। अपोलो हॉस्पिटल हुआ क्या, आज के सत्र में नतीजे ठीक थे लेकिन उसके बावजूद 11% के आसपास की गिरावट इस समय अपोलो हॉस्पिटल में। ये रिजल्ट वाले एक्सीडेंट बहुत हुए हैं। नेल्को देखिए, नेल्को, पीसी ज्वेलर्स और सन फार्मा, 3 टॉप लूजर जो आज हैं वो तीनों के तीनों वो हैं जो नतीजों के दम पर 12%, 11%, 9%, 10% गिरे। जबरदस्त। अच्छा, एक स्टॉक अभी फिर से गिरना शुरू हो गया, जेट एयरवेज को क्या हो गया? जेट, हाँ, अरे मैं बोला था ना आपको क्या एक स्टॉक पे बंसल जी आपको अलर्ट करेंगे। बंसल जी के पास चलिए सीधे। बंसल जी बताइए। अनिल जी, जेट एयरवेज के नतीजे हैं 14 को वैलेंटाइन डेज पर, और स्टॉक एफएनओ बैन पर आया है। काफ़ी रिटेलर निवेशकों ने स्टॉक को ले रखा है, और जिस तरीके से अनिल जी यहाँ पर टेक्निकल रुझान है, नतीजों वाले दिन पर ये स्टॉक नीचे में मुझे लगता है 180 तक गिरने का पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ से 35 रुपए की डाउनसाइड इजीली मुझे जेट एयरवेज में दिखती है। तो जिन लोगों ने ले रखा है और वैलेंटाइन डेज हंसी पूर्वक बनाना चाहते हैं तो जेट एयरवेज में से निकलने की सोचें। हंसी पूर्वक वैलेंटाइन डे हंसी पूर्वक मनाया जाता है बंसल जी? अनिल जी, अगर आप ऑन एयर पूछोगे तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बोलेगा कि हंसी पूर्वक नहीं बनाया जाता है। ठीक है सर, हम समझ गए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हंसी पूर्वक मनाते हैं वैलेंटाइन डे। कौन रोता हुआ देखता है उसमें? अनिल जी। हाँ, अच्छे से बोलिए। अनिल जी, हमने तो कुणाल जी को ऑन एयर ही अपना वैलेंटाइन बना दिया था, तो हमें क्या डर है इस बात? क्या बात है, राकेश जी इतना वो सोचते रहते हैं। चलिए, अच्छी बात है। ओके,
19 करोड़ से पर घटकर अनिल जी, वैसे एक बात बताऊं, जो राकेश जी ने बोला है ना, कि मुझे तो लगता है अगर वैलेंटाइन अच्छा बनाना है तो जेट एयरवेज नहीं सर, मैक्सिमम स्टॉक से इस वक्त दूर रहना चाहिए और खाली हाथ रखने चाहिए। मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स आ रहे हैं सर, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, इसीलिए मैंने सारे बियर स्प्रेड्स बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि जो राकेश जी ने कहा जेट के लिए नहीं, काफ़ी सारे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। और अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ सर, आप ब्रेकडाउन देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेके अच्छे बैंक्स देखिए, कुछ भी मतलब जो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स थे, हेवेल्स भी, जिस तरह से उनमें गिरावट दिख रही है सर, ये दस्तक है, तो मुझे लगता है इसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। हाँ, बात सही है साहब। तो रोज़ डे से शुरू होता है वैलेंटाइन वीक और ख़त्म होता है 14 तारीख को जाकर वैलेंटाइन डे का, और पूरे मतलब रोज़ भी लाल कलर का और वैलेंटाइन डे का कलर भी लाल, तो वो मार्केट पूरा मुझे ऐसा लग रहा है कि वैलेंटाइन वीक में ही है। जब से शुरू हुआ ना वो रोज़ डे, तब से लाल लाल ही हो रहा है एकदम। क्यों रजत, ऐसा नहीं? मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस कम है इस चीज़ का, लेकिन फिर भी लाल ज़्यादा हो गया। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि मार्केट में कुछ देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, तो बंसल जी कह रहे हैं कि भाई वैलेंटाइन डे आपको अच्छे से मनाना, तो जेट एयरवेज से दूर रहिए। जेट एयरवेज के रिजल्ट 14 तारीख को आने वाले हैं, ख़राब रह सकते हैं। वैसे भी इसके रिजल्ट में अच्छा तो कुछ आ ही नहीं सकता। स्टॉक ऊपर नीचे हो जाए वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ है क्या राजेश जी कि इसमें कुछ अच्छा दिखता हो? को 150 हो जाएगा रिजल्ट पे? 150 तो बड़ा टारगेट हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। ओके, 180 जरूर हो सकता है, 180 हो सकता है। और वो भी कौन सा? कैश के फ्यूचर, ये भी बताना आज की बहुत जरूरी, क्योंकि फ्यूचर में तो बैन है, तो अभी कुछ कर ही नहीं सकते। कैश में है 214 और फ्यूचर में बताऊं मैं आपको क्या चल रहा है, 201। 13 रुपये का तो डिस्काउंट है। 13 रुपये का मतलब हुआ कितना? 6-7% का डिस्काउंट। जी सोचिए, 6% डिस्काउंट पे स्टॉक बिक रहे हैं। क्या बोलेंगे, फ्यूचर्स में इतना नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, इसलिए कभी शॉर्ट कवरिंग आ जाए तो अलग बात है। पीसी ज्वेलर्स, श्रीकांत जी अब इसमें क्या करना है? 13% हो गया, लुढ़क गया। ये तो सुबह कुणाल जी से भी हमारी बात हो रही, तो वही कह रहे, वही पूछा था सवाल कि पीसी ज्वेलर्स बेच के टाइटन ले लेना, वो ज़्यादा ठीक है। अब बताइए पीसी ज्वेलर्स में करना क्या है? मुझे लगता है कि यही राय सही है कि हमें पीसी ज्वेलर्स को बेच के टाइटन लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि काफ़ी गिर चुका है और उसमें हमें मार्केट के साथ अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इवेंचुअली जो उसका ट्रेंड रहेगा वो डाउन का ही रहेगा। तो जो भी स्पाइक मिल रहा है, जो भी किसी भी रीज़न से अगर मिल रहा है, मुझे लगता है कि उसमें से एग्जिट होके हमें टाइटन जैसे स्टॉक में निवेश कर लेना चाहिए। ओके, तो टाइटन को इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप देख सकते हैं। बाटा, ये है वो स्टॉक जो हमारे सारे एक्सपर्ट्स का फेवरेट है। एक्शन में बड़ा रहता है, आज भी कमज़ोर खुलकर ऊपर आया है, अब थोड़ा वापस हल्का हुआ है। नतीजे आने वाले हैं कल, कैसे रहेंगे कुशल बताने को तैयार है। कुशल बताइए अनुमान। एक मिनट जरा, आयशर आयशर एक बार कुशल आपके पास दोबारा वापस आएंगे। आयशर मोटर्स पहले भाई, 500 करोड़, 501 करोड़ का मुनाफा, 513 करोड़ का हमारा अनुमान था, अनुमान से हल्का सा कम आया है, 501 करोड़ का मुनाफा। तो पहला आंकड़ा 501 करोड़ का मुनाफा, ये है आपके सामने। कुणाल जी तैयार हो जाइएगा, आयशर मोटर्स। ओके, और अब और आंकड़े बताइए, कुछ और आ रहे हैं? अभी तो पहला आंकड़ा ये है मेरे पास भी 501 करोड़, हमारा अनुमान से 513 करोड़। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कामकाजी मुनाफा 662 करोड़ आएगा, और आय की फिगर जो अगली आने वाली है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2244। ओह, ये तो 2340 करोड़ आ गई, ये तो बहुत बेहतर है। 2244 करोड़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके मुकाबले 2340 करोड़ आय आई है। 2340 स्टॉक भाग गया, थोड़ा सा ज़्यादा है। आय का आंकड़ा बेहतर है ना? आय बेहतर है। 2340, हम 2244, यानी कि हमारी उम्मीद से लगभग 100 करोड़ आय ज़्यादा आई है, मुनाफा लगभग 12 करोड़ कम आया है। एनफील्ड तो बिकी नहीं, पता नहीं, कुछ तो बिका होगा। इनके तो कमर्शियल व्हीकल्स भी थोड़े बहुत तो हैं वैसे अच्छे खासे हैं, तो फिर भी कामकाजी मुनाफा अब देखना होगा क्या यहाँ पर देखने मिलता है। अदर इनकम 147 करोड़। ओह अच्छा, 147 निकाल दो तो फिर कम हो गया ना, फिर कम हो गया, यानी कि फिर तो 2200 करोड़ का आय है, 2244 के सामने, यानी कि थोड़ा सा मिस है आय और ये मुनाफे का दोनों ही आंकड़ा। कुणाल जी लेवल्स? यानी जी 21,200 के ऊपर खरीदना चाहिए, 21,200 पार हो तभी नई खरीद करें, और नीचे कमजोरी बनेगी 20,600 के नीचे, तो 20,600 के नीचे शॉर्ट की राय रहेगी, 21,200 के ऊपर खरीदारी की राय रहेगी, और 21,200 के ऊपर निकला तो फिर 21,600 तक भी ये काउंटर जा सकता है। तो मेरी राय में 21,200 के ऊपर खरीदारी करने का प्रयास करें। 20,600 के नीचे कितना? 20,600 के नीचे गया नहीं जी तो 20,200 तक फिसल जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ी संभावना कम दिखती। ओके, 21,200 के ऊपर 21,600, 20,600 के नीचे 20,200, ये है रिलायंस आयशर मोटर्स पर आए आती हुई। 29% के मार्जिन आए, हमें 29.5 ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतनी आएंगे इनके मार्जिन। डीजल किसी भी हिसाब से बढ़िया तो है नहीं,
ये हल्की सी शॉर्ट कवरिंग है। मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से 12 करोड़ कम, आय का आंकड़ा उम्मीद से 50-100 करोड़ कम, मार्जिन्स 0.5% कम, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग में राजेश जी कितना ऊपर जा सकता है? नहीं एकदम 21,400 के आसपास ही आएगा मैक्सिमम मुझे लगता है। मुझे तो लगता है कि शायद अगर ये जो कुणाल जी ने लेवल बताया ये टूटता है तो इसमें बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। एबिटा ज़्यादा है 680 करोड़, 662 करोड़, ठीक है, 20 करोड़ थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो मिले जुले हैं नंबर्स, मिले जुले हैं। मार्जिन पिक्चर बिल्कुल वही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मुनाफे की फिगर भी हम 513 ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसी के चलो ठीक है, जाने तो हो गया। अभी ये जो इसको गोल पोस्ट तो एक तरफ किधर निकाल लेंगे, 21,000 के नीचे 20,600 के पार निकले, 21,200 के बाद कुछ नहीं हो रहा, वहीं का वहीं घूम रहा है। तब तक कुशल को पूछ लेते हैं बाटा के रिजल्ट्स के बारे में। कुशल अब बताइए आप। जी हाँ, तो बाटा के जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव रहने का अनुमान है। अगर हम आय पर फ्रंट पे बात करें तो करीब 11% की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल सकती है, और साथ साथ मुनाफा जो है उसमें करीब 18% का उछाल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनकी जो लागत है उसमें रिडक्शन आ सकती है। और साथ साथ जो इनका प्रोडक्ट्स है उसमें इन्होंने प्रीमियम प्रोडक्ट्स, जो इनका रेड लेबल कलेक्शन है विमेंस के लिए, उसमें काफ़ी अच्छी रियलाइजेशन से कंपनी ने की है पिछली तिमाही में। और साथ साथ जो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो घाटे वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से कुछ एक प्रोडक्ट्स को इन्होंने डिसकंटिन्यू किया है, जिसकी वजह से मुनाफा में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है हमें। और मार्जिन फ्रंट पर हम बात करें तो पिछले साल इसी तिमाही में इन लोगों ने हाईएस्ट एवर जो मार्जिन्स है वो पोस्ट किए थे, जिसकी वजह से मार्जिन्स फ्लैट रहने का अनुमान है। करीब 0.5% की बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए बाटा पर अनुमान। श्रीकांत जी, बाटा के चार्ट्स देखकर बताइए रिजल्ट के पहले क्या ट्रेड बनेगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि बाटा में वैसे काफ़ी डाइवर्जेंस आ चुका है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो स्टॉक है उसमें हमें एक प्राइस एक्शन या प्राइस परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये रिजल्ट के बाद शायद प्रॉफिट टेकिंग में आ सकता है। तो या तो अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या तो करंट लेवल से भी अगर इसमें हम प्रॉफिट बुक करते हैं तो चल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक का जो रेंज है वो मुझे लग रहा है 1200 से लेकर शायद 1150 या 1150 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 70-75 रुपये की यहाँ पे गुंजाइश है करंट लेवल से डाउनफॉल आने की। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि या तो प्रॉफिट बुक करें या तो रिजल्ट के बाद इसे बुक करके प्रॉफिट ले लेना चाहिए। ओके, तो फिलहाल इंतज़ार कर लें, करंट लेवल के आसपास कुछ ना करें, ये बेहतर होगा, ये आपके लिए ठीक रहेगा। इस बीच मैं इसलिए पहले से पूछ कर रखता हूँ 20,600 बहुत ज़्यादा बिकवाली हो गई एकदम से अचानक, 700-800 पॉइंट साफ हो गया ऊपर इस तरह से आयशर। कुणाल जी यार पहले बता दिया करो, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। 20,200 बोला, आ गया ना 20,200? 20,800 नहीं, 20,325। 20,200 आने ही वाला है, 20,325 हो गया है, 20,200 की ओर ये बढ़ रहा है। और उसमें बीच में रजत ने मुझे टोक भी दिया था कि ईबिटा अच्छा है। ईबिटा क्या? नहीं, मैंने कहाँ बोला ईबिटा अच्छा है? नहीं तो क्या, मैं तो कह रहा था कि यहाँ पर नहीं, उतना अच्छा नहीं बोला मैंने। यहाँ पर बोला 29.5% के मार्जिन थे, बिल्कुल 29% के आए हैं। आय की फिगर है उसमें थोड़ा इजाफा देखने को मिलता है, लेकिन अदर इनकम हाँ 100 करोड़ अदर इनकम बढ़ गई, पिछली बार 50 से 100 है। तो इसलिए मैं बोल रहा था रिजल्ट किसी भी लिहाज से अच्छे तो है नहीं। मैं तो बोला कि रॉयल एनफील्ड की बिक्री तो ही नहीं बेचा क्या उन्होंने। हाँ, ये तो बोला था, बनाई मैंने यहाँ पर। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने बनाया है तभी इतना खराब बना है प्रीवियस खराब है परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है कि रिजल्ट बिल्कुल वैसे है, एकदम परफेक्ट है। रिजल्ट खराब आने ही थे, और रजत ने आपको पहले ही बता दिया कि रिजल्ट रहेंगे खराब। इस बीच आइए KNR कंस्ट्रक्शन, इसके रिजल्ट बता दीजिए। मुनाफा 66 करोड़ से घटकर 52 करोड़ आया है। तो मुनाफे की फिगर तो यहाँ पर घट के आई है, 66 करोड़ के मुकाबले मात्र 52 करोड़ का मुनाफा सालाना आधार पर। स्टॉक 1.5% नीचे है। अभी आय का आंकड़ा आय भी आगे 433 करोड़ से बढ़कर 450 करोड़ के आर पार 449 करोड़ है, लेकिन मुनाफा घटा है। तो ऑपरेटिंग लिहाज से अब देखना होगा कंपनी ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। लेकिन फटाफट से कुणाल जी एक बार देख के बताएं, जिनके पास भी शेयर्स हों, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस? देखिए 203 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखे हैं। जिनके पास पोजीशन है, नई खरीदारी की बिल्कुल राय नहीं है, उछाल में निकल जाने की राय है, और जिनके पास पोजीशन है 203 का स्टॉप लॉस जरूर है। कामकाजी मुनाफा भी 98 करोड़ से घटकर 90 करोड़। तो ऑपरेशन ढीला है मामला, ढीला है बिल्कुल। आइए CG पावर, कल आएंगे रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स कैसे रहेंगे डिम्पी बताने को तैयार है, और डिम्पी के पास NCC के रिजल्ट भी है। तो डिम्पी पहले कौन से बताओगे आप? पहले NCC के ही बता रहे थे। हाँ, तो NCC का जो आय है वो करीब 36% बढ़कर आएगी, और ये 2520 करोड़ रुपए के आसपास की रह सकती है। रही बात इसके कामकाजी मुनाफे की, तो वहाँ पर 305 करोड़ रुपए आपको कामकाजी मुनाफा दिखेगा, जो कि 19% बढ़कर आएगा। मुनाफा करीब 123 करोड़ रुपए का रहेगा, जो कि 100 करोड़ से बढ़कर आएगा, ये भी 23% है।
तो आपके पास कमज़ोर बेस होने की वजह से इस बार प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर्स, आपको आय की फिगर, कामकाजी मुनाफे की फिगर वैसे ईयरली बेसिस पर बिल्कुल ठीक भी दिखेगी। हाँ, क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ी सी दिक्कत आपको दिखेगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर से इस बार के क्वार्टर में कोई बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन लेवल पे कामकाज नहीं हुआ। ऑर्डर्स ठीक ठाक मिले हैं इनको, करीब 3,500 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं। एक दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट है जो एनसीसी के नंबर्स में ध्यान रखने वाली होगी कि इस बार भी ऑर्डर एग्जीक्यूशन ये कैसा रहता है, मैनेजमेंट की कमेंट्री ध्यान में रखने वाली है। इससे पहले इनका पिछले साल के मुकाबले ऑर्डर एग्जीक्यूशन ठीक रहा, ज़्यादा ऑर्डर्स इनको मार्जिन वाले मिले, इसलिए इनका कामकाजी मुनाफा, इनके मार्जिन्स दोनों में सुधार दिखेगा। हाल में इन्होंने QIP से ब्याज लागत में भी इनकी थोड़ी सी कमी आई है। ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, ये एक फॉरेन में अपने ऑपरेशंस को बंद भी कर रहे हैं, तो वहाँ से भी थोड़ा सा इनको फ़ायदा मिलेगा और अन्य आय बढ़ने से मुनाफे को थोड़ा बहुत सहारा आ सकता है। अन्य आय का कॉम्पोनेंट खैर बहुत बड़ा नहीं होगा, ये स्लाइटली एक रेंज में ही रह सकता है। अब मैं आपको दूसरे नंबर्स CG पावर, एक मिनट रुके, CG पावर रुकिए, पहले एनसीसी तो निपटा लें। एनसीसी पर क्या ट्रेड लेना है राजेश जी, जरा बताइए। रिजल्ट के पहले तेजी मंदी कुछ करना है कि छोड़ दे? देखिए, स्टॉक को अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक 77-76 के आसपास इसने एक बेस फॉर्मेशन किया है, बट हालांकि इसका ब्रेकआउट अभी भी हुआ नहीं है। सो अगर इसको रिजल्ट के पहले प्ले करना है तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा पुल बैक के लिए प्ले करना चाहिए और उसके लिए हम बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। 80 का कॉल बाय कर सकते हैं, ₹3.80 के आसपास मिल रहा है, और 85 का कॉल सेल कर दे तो ₹2 में सेल होगा, तो ₹1.5 की कॉस्ट में आपका ये 85 तक का अपसाइड का ट्रेड प्ले हो सकता है। तो ये मुझे लगता है क्योंकि यहाँ से जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है स्टॉक में, सो 80 का कॉल लेके 85 का कॉल बेच के ये ट्रेड रिजल्ट के पहले इनिशिएट कर सकते हैं। 80 का कॉल खरीदे और 85 का बेच, तो मतलब तेजी वाली तरफ कर बनाना है ट्रेड। ओके, एनसीसी लिमिटेड में ठीक है, डायरेक्शन समझ में आ गया। अब CG पावर जो निपी आप बताने के लिए बड़े बेताब हो रहे हैं, क्या इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं? नहीं, अच्छे तो नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक नंबर होंगे। हालांकि मुनाफा तो कमजोर है, लेकिन कामकाजी बेसिस पर इनका काम ठीक रहेगा इस बार। मैं आय से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे करीब 13% बढ़कर इनकी रेवेन्यू, इनकी आय आएगी जो कि 1713 करोड़ होगी। इनका कामकाजी मुनाफा 32% बढ़ेगा, ये इंटरेस्टिंग है, जो कि 168 करोड़ हो जाएगा। ये पिछली बार 127 था। मैं जो भी आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ साल दर साल वाले हैं। इनका मार्जिन में भी 8 से 9.5 हो जाएगा। इनका मुनाफा ये कम हो जाएगा, ये 86 से घटकर करीब 63 करोड़ रहेगा। और एडजस्टेड मुनाफा भी है, क्योंकि इनके पास कई सब्सिडरीज हैं, कुछ सब्सिडरीज अंदर आ रही है, कुछ सब्सिडरीज बाहर जा रही हैं, इसलिए उस बेसिस पर अगर आप एडजस्टेड मुनाफा देखेंगे तो एक्चुअली 33 करोड़ से बढ़कर 63 करोड़ मुनाफा रहेगा। यहाँ पे 90% का उछाल है। कंसोलिडेशन पे आपको नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। इनका जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, क्योंकि अब कोर इनका इंडस्ट्रियल सेगमेंट ही है, पावर कंज्यूमर वाला बिजनेस अलग हो चुका है, तो यहाँ पे इनका कारोबार ठीक है। मार्जिन में भी करीब 1.5% का इजाफा देखने को मिलेगा, जो हमने कहा 8 से 9.5 पौने 10 तक आ सकता है। तो दोनों सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। रही बात सब्सिडरीज के एडजस्टमेंट्स का, तो करीब 53 करोड़ रुपया एक सब्सिडरी का, एसोसिएट सब्सिडरी है, वो इसके साथ जुड़ जाएगी, तो इसका मुनाफा आपको दिख जाएगा। कुल मिला के इसका जो सेगमेंट है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कमेंट्री को लेकर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो कैसे आती है, कि हायर मार्जिन पे ही ऑर्डर आएंगे, ग्रोथ आएगी, या फिर मार्जिन में थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा। वैसे साल दर साल मुनाफा ठीक है, कामकाजी मुनाफा ठीक है। तो बंसल जी बड़े चाहते हैं इस स्टॉक को तेजी हो या मंदी, दोनों ही तरफ। अच्छा, नितिन जी का PCR भी आ रहा है। ओके, नितिन जी का PCR थोड़ी देर में आने की तैयारी में। 3:10 हो गए भाई, जल्दी करिए। तब तक बंसल जी एक बार जरा CG पावर इसके चार्ट देखकर बताइए क्या करना है। अनिल जी, बेचना ही चाहिए स्टॉक को, और अब तो स्टॉप लॉस भी पास में है। 36 रुपये 70 पैसे, 36 रुपीज 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और टेक्निकली अनिल जी मुझे लगता है स्टॉक 30 रुपये के नीचे जाके सेटल होगा नतीजों के बाद। पिछले हफ्ते नतीजे आ जाने चाहिए थे, लेकिन टाल दिए गए थे नतीजे CG पावर के, और इसमें एडजस्टमेंट्स जो होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, तो उसको देखना पड़ेगा। मुनाफे की फिगर एकदम से ऐसे मत टैली कीजिएगा। जब भी नतीजे आए तो इसमें एडजस्टमेंट्स हैं, तिमाही दर तिमाही या फिर स्पाइस जेट का रिजल्ट आया, मुनाफा आया हुआ, घाटे के अनुमान था, मुनाफा आ गया, क्या बात है। 55 करोड़। कुणाल जी BSE में ही है, ध्यान रखना, जल्दी से BSE वाले चार्ट खोलिए। 81 रुपये पर स्पाइस जेट ट्रेड कर रहा है, मुनाफा आ गया घाटे के मुकाबले। लेकिन बाकी सब जगह भी ठीक है क्या, या खाली इसी में है? पहले चार्ट बता दीजिए आप। अरे जी 1 मिनट का मुझे वक्त लगेगा, मैं अभी चार्ट खोल रहा हूँ। अच्छा, आपको BSE वाले में टाइम लगता है ना? आंकड़ा आते 3% उछल गया स्टॉक, तो उछलेगा ही ना, घाटे का अनुमान था, मुनाफा आएगा। 1 मिनट अभी तो पता लगाना जरूरी है कि 55 ये आया क्यों है। मुनाफा भी देखना पड़ेगा, अदर इनकम है कि नहीं। यहाँ पर अदर इनकम है, यहाँ पर अच्छी खासी है। इनफैक्ट 105 करोड़ के आसपास की अदर इनकम है इसमें। हाँ, 105 करोड़ की। और ये अच्छा, ये अदर ऑपरेटिंग इनकम नहीं, अदर इनकम इसमें मात्र 44 करोड़ की है, 44 करोड़ की है। और मुनाफा कितना है?
मुनाफा मुनाफा है 55 करोड़। ओके, 44 करोड़ की अदर इनकम। कुणाल जी आप तैयार हो तो बता दीजिएगा, आवाज लगा दीजिएगा, पता चला कि हम जी चार्ट पर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 81 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट, 79 हाफ के ऊपर ये ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है 79 हाफ का स्टॉप लॉस रखना चाहिए ऊपर की ओर। मुझे लगता है कि इसमें 79 हाफ पार होगा तब नई खरीद करें, और नीचे की ओर 78 टूटेगा तो कमजोरी आएगी। तो 78 और 79 हाफ ये दो लेवल्स हैं जिनको वॉच करना है। 79 हाफ के ऊपर निकलेगा तो 82 का लक्ष्य होगा। 82 और 78 के नीचे फिसला तो 76 रुपए पहला टारगेट है अनिल जी, और 74 तक भी फिसल सकता है। 76-74 ओके। 79 हाफ जहाँ बोला वहीं का वहीं है। अभी वहाँ से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अभी इंतज़ार करें। बेचना है तो 78 के नीचे बेचना है, 78 के नीचे बेचना है, 79 हाफ के ऊपर लेना है। देखते हैं ये 79 हाफ के आसपास बार बार ऊपर नीचे उछल कूद कर रहा है, थोड़ी देर इसको सेटल होने देते हैं। लेकिन ये है स्पाइस जेट के नतीजे। ओके, ईबिटा ऑपरेटिंग लेवल पर 343 करोड़ का मुनाफा है, ठीक कहा जाएगा, नॉट बैड। 343 करोड़ है ना, अच्छा बोला जाएगा ना, जिस हिसाब से हालतें ख़राब है सारी एयरलाइन कंपनी के, उस हिसाब से कामकाजी मुनाफा अगर इनका आ रहा है तो बुरा नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल देखिए कुणाल सराव की राय आपके सामने आ गई। 78 से 79 रुपये 50 पैसे की रेंज है, इस रेंज के एक तरफ कहीं बाहर निकल रहे। सीजी पावर पर हम पूछे थे ना बंसल जी को। बंसल जी बताइए सीजी पावर। अनिल जी एक परफेक्ट सेल लगता है, 36 रुपये 70 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और ये स्टॉक अनिल जी मुझे लगता है नतीजों के बाद 30 रुपये के नीचे 26 रुपये 27 रुपये के अराउंड सेटल होगा। काफ़ी ख़राब रुझान है और एक परफेक्ट कैंडिडेट लगता है, जहां मुझे लगता है कि चार्ट्स तो यही बोल रहे हैं कि नतीजों पे निराशा देखने को मिलेगी और उसके बाद एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। चलिए तो दबाव में रह सकता है सीजी पार, लेकिन अब स्पाइस जेट 80 के लेवल के ऊपर है, 2% के आसपास की तेजी। 27 करोड़ से बढ़कर अन्य आए 44 करोड़ आई है। मुनाफे की फिगर आ गई, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं घाटा तो नहीं हो जाएगा कंपनी को, लेकिन तिमाही दर तिमाही आधार पर घाटे से मुनाफे में 55 करोड़ का मुनाफा जो है वो स्पाइस जेट ने दर्ज किया, 2.5% ऊपर आ गया दिन के उच्चतम स्तर पे 80-30 के लेवल पे। एविएशन में एकमात्र ऐसी कंपनी जो आज काफ़ी एक्टिव है, नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है 2.5% ऊपर। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर एक्शन स्ट्रॉन्ग है। कंटेनर कॉर्पोरेशन के भी इनफैक्ट नतीजे इससे पहले 2.5% के आसपास की तेजी ये स्टॉक शो कर रहा है। एक बार राजेश जी आप देख के बताएं, 523 के लेवल पे है, क्या करना चाहिए कॉनकॉर में? देखिए रजत जी, जिस तरीके का मूव आया फिर भी अभी मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 525 526 का जोन क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है स्टॉक के लिए, 526 का लेवल क्रॉस करेगा तो फिर ऊपर में मुझे लगता है 540 तक इसमें पुल बैक एक्सटेंड होना चाहिए। लोअर साइड पे इसका जो सपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, वो 508 का है। अगर 508 टूट जाता है तो फिर इसमें मुझे लगता है कि और कमजोरी देखने को मिल सकती है। जिस तरीके का स्ट्रक्चर है ये इंडिकेट करता है 508 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और वो टूटता है तो फिर स्टॉक में 490 इवन 485 तक के लोअर साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त कॉनकॉर पर। आइए अब फोकस करते हैं नितिन का पीसीआर, यानी कि पुट कॉल और रिजल्ट। नितिन जी बताइए कोई अपडेट। सबसे पहले जी अपडेट अनिल जी मदरसन सुमी पे है। इसकी पुट ऑप्शन सुबह रिकमेंड की थी 130 की 6 रुपए पे। स्टॉप लॉस हमारा नहीं लगा है, वॉलेटिलिटी हुई, बट अभी भी इसके प्राइस 5 रुपये 60 पैसे पे है। इसमें खास बात यह है कि रिजल्ट आने के बाद वॉलेटाइल हुआ, उसके बाद 7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है और स्टॉक नीचे की तरफ मूव किया है। इससे ये सिग्नल मिल रहा है कि थोड़ा डेटा वीक है और शॉर्ट पोजीशन बनी है। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि इस पुट ऑप्शन को कैरी करना चाहिए और 3 रुपए का स्टॉप लॉस आप रख लें। अभी 5 रुपये 60 पैसे है, बाइंग प्राइस के आसपास ही है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि कल के दिन थोड़ी इसमें नेगेटिव ओपनिंग मिल सकती है, जिसमें इसको जो टारगेट हम लेके चल रहे थे 8-9 रुपए का, वो इस पुट ऑप्शन में मिल सकता है। तो अपडेट मदरसन सुमी पे और एक नई पुट ऑप्शन। ओके, नई एक और दे रहे हैं, वो बताइए कौन से स्टॉक पर और क्या कॉल है या पुट? मंदी है तेजी? जी कल रिजल्ट आने वाले हैं। एक मिनट नितिन जी, 1 मिनट रुकिएगा। 55 लाख के मुनाफे के सामने 3 करोड़ का मुनाफा है या घाटा है। मैक्स इंडिया के रिजल्ट आपके सामने जल्दी से रख दूं। कुणाल जी चार्ट तैयार कर लीजिए। आय 15 करोड़ से घटकर 14 करोड़ रही है, मुनाफा भी घटा है, घाटे में आ गई एक्चुअली कंपनी। फिर ये हरे निशान में क्यों है? 77-50। कुणाल जी चार्ट बोलते लाल में आ गया ना, बस ठीक है। हाँ, तो कुणाल जी बताइए।
ये चार्ट कमजोर है, 77 के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कि 74 से पहले रुकेगा नहीं, तो 74 तक जाना चाहिए। 77 के नीचे 74, 74 के नीचे 73, बस तो इसका स्ट्रक्चर कमजोर है। जब तक 75-50 पार ना हो खरीदारी की राय नहीं। 75-50 कितना 77-50 79-50 पार ना हो, 79-50 के ऊपर ही तेजी करनी है, नहीं तो मंदी 77 के नीचे और खराब 74-73 आने की तैयारी में आ जाएगा। अभी देखते देखते आ जाएगा, देखिएगा थोड़ी देर में आ जाएगा। रिजल्ट खराब है, हम तो पहले सेंटेंस में बोल रहे थे रिजल्ट खराब, और सबसे पहले आप रिजल्ट देख सकते हैं, देखते ही देख के आ सकते हैं जी बिजनेस पर। आइए नितिन जी का पीसीआर ले लेते हैं। नितिन जी बताइए आपका पीसीआर कौन सा? हाँ आप कह रहे थे ना पुट खरीदना है, कौन सा वाला है? अनिल जी हिंडाल्को की 200 स्ट्राइक की पुट ऑप्शन लेनी है, जिसका ₹7.5 का करंट मार्केट प्राइस है। कल रिजल्ट्स हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें मंदी आनी चाहिए, स्टॉक गिर के 190 की तरफ जा सकता है। तो इसके जो मैं टारगेट रख रहा हूँ वो 12 से 13 रुपए का टारगेट रख रहा हूँ। स्टॉप लॉस ₹3.40 का 12-13 का तो टारगेट है और स्टॉप लॉस ₹3.40 ये राउंड फिगर में करवाओ ना, 3.50 रख लें। 3.40 इसलिए रखा है कि इस एक्सपायरी का जो लो है पुट ऑप्शंस का, वो करीब 3.40 यानी लास्ट 2-3 दिनों का लो है 3.40। इसका मतलब अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है यानी कि ट्रेड गलत हो गया और वोलेटिलिटी रिजल्ट्स वाले समय हो सकती है। तो मुझे लगता है 3.50 की जगह 3.40 से रखें, क्योंकि कल का लो 3.55 है इस पुट ऑप्शंस का, तो इसलिए मैंने 3.40 रखा है, क्योंकि एक वैलिड स्टॉप लॉस मुझे कल के लो का प्राइस का मिल रहा है। और ये पुट कितने में मिल रहा है? कि अभी इसका प्राइस है ₹7.90, मतलब 40 पैसे अभी बढ़ गई, 7-8 रुपए के आसपास। एक मिनट, मैं तो है ना नितिन जी सुनिए एक मिनट, ये आप पुट के चक्कर में क्या पड़ रहा है? सीधा फ्यूचर नहीं बेच दें क्या? मैं क्योंकि मेरे को तो लग रहा है कि इसके रिजल्ट्स तो अच्छे आने की कोई चांस है नहीं। बेस्ट मेटल सारे क्रैक हुए पड़े हैं, मेटल की हालत ख़राब है। आशु जी का करवा देता हूँ, जो कि इस साल की शुरुआत से मेटल पर शॉर्ट है। पहले उनको पूछ लेता हूँ रिजल्ट में कुछ अच्छा आ सकता है क्या, फिर उसके बाद फ्यूचर शॉर्ट करने के लेवल लेता हूँ। पहले तो आशु जी आप बता दीजिए, फ्यूचर शॉर्ट करने में कोई हर्ज है क्या? यस अनिल जी, हर्ज है बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हम काफ़ी टाइम से शॉर्ट चल रहे हैं और ये काफ़ी चीज़ें डिस्काउंटेड हैं, जो हमने और स्टॉक्स में भी देखा। तो कभी क्या होता है अनिल जी, आप टेम्परेरी अगर फ्यूचर होता है ना, तो आप टेम्परेरीली रॉन्ग हो जाते हैं लेकिन एंड में राइट हो जाते हैं। यही हिंडाल्को अगर कल 5 रुपए पड़ गया, अगर हम फ्यूचर बेचेंगे सर 5 रुपए में 3500 का लॉट है, सबका स्टॉप लॉस हो जाएगा। आप 8 दिन बाद देखेंगे 190 रुपए में घूम रहा होगा। सो आई थिंक ऐसे स्टॉक्स में सर, जैसे मैंने बीएस स्प्रेड्स भी बनाए, ये सारी जरूर ऐसे वीक स्टॉक्स के अंदर जरूरत ये होती है कि सर पुट के साथ बैठे रहिए, क्योंकि वो आपका सौदा संभाल लेता है। नहीं तो सर फ्यूचर करते ही, या तो फ्यूचर आप बहुत पहले पकड़ लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आज अपनी गलती मानी कि मैं 1300 पे बात करता रह गया लेकिन एलएनटी शॉर्ट नहीं किया। डॉक्टर रेड्डी 2 दिन पहले आपसे बात हुई लेकिन शॉर्ट नहीं। अब इतना नीचे के आने के बाद सर वो शॉर्ट नहीं होता, तो वहां पे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अगर बाउंस बैक भी होता है, जैसे मैंने स्प्रेड बनाया, तो एलएनटी की पुट की वैल्यू कम हो जाएगी 1200 वाले की, वो कवर कर लेंगे। तो मैं हिंडाल्को में नितिन से बिल्कुल सहमत हूं कि सर पुट रहना चाहिए, क्योंकि पुट होल्ड हो जाता है, फ्यूचर कट जाता है, और जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है काफी हद तक। ओके, ये भी बात ठीक है। तो चलिए पुट खरीद लीजिए, आपके लिए हिंडाल्को का यहाँ पर मंदी करने की राय। मंदी तो करनी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पुट खरीद कर करेंगे तो बेहतर है। शुक्रिया आपका नितिन जी। पुट कॉल एंड रिजल्ट पीसीआर देना। नितिन जी 15 तारीख को रिजल्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पीसीआर, हाँ रजत, उसके बाद कोई नया शुरू कर देंगे, कुछ नया शुरू कर देंगे। ये हुई ना बात, इसको कहते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला ना पीसीआर को, तो फिर देखना बहुत कमाई कराई है इस बार। कुछ तो कुछ तो करेंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कुछ नया करेंगे, बस ये बात पक्की है। तो चलिए, रिजल्ट सीजन जब तक चल रहा है तब तक देखिए, उसके बाद क्या कुछ नया करते हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन नए स्टॉक क्या कोई बैन में आ रहे हैं, जा रहे हैं? अभी तो 7 हैं। 7 हैं अभी, 7 के 7 है या 7 के 8 होंगे या 6 रह जाएंगे? कुछ बदलेगा क्या? आइए देखते हैं बैन से बेनिफिट। देवांशी हमारे साथ है बताने के लिए। देवांशी, 7 स्टॉक हैं बैन में, कोई बाहर निकलेगा? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे कोई नए एंट्रेंस तो नहीं है, लेकिन 2 स्टॉक ऐसे हैं जो यहाँ पे बाहर निकल सकते हैं। एक है DHFL, क्योंकि आज जो मार्केट वाइड पोजीशन है वो घटकर 85% के नीचे आई है। अब देखना रहा 80% के नीचे आती है कि नहीं। और दूसरा है रिलायंस इंफ्रा, अगर ये दोनों ही 80% के नीचे आते हैं, क्योंकि रिलायंस इंफ्रा के सबसे ज़्यादा चांसेस है, 81.2% है फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन, तो इसके सबसे ज़्यादा चांसेस है बाहर आने के। तो दोनों बॉर्डर पे है, मतलब दोनों बॉर्डर पर है।
81% और 85% के आसपास। DHFL तो मुश्किल ही लग रहा है अभी 4-5। रिलायंस इंफ्रा शायद निकल जाए तो निकल जाए। ओके, नया कोई आने वाली संभावना? नहीं, कोई नहीं आने वाला। ऑलरेडी 7 हैं जो बैन में है। कोई भी नहीं आएगा? कोई नहीं आ रहा है। एक भी नहीं? नहीं। ओके, ठीक है। चलिए, तो बैन में और कुछ नहीं आएगा, 7 के साथ से काम चलाना पड़ेगा और उसमें से भी हो सकता है एक आध बार निकल जाए। ये है तो रिलायंस इंफ्रा, ज़्यादा संभावना उसकी। तो श्रीकांत जी, रिलायंस इंफ्रा में कोई ट्रेड बनेगा अगर कल बैन से बाहर आ जाता है तो उस लिहाज से कुछ करना चाहिए? किसी की अगर तेजी की या मंदी की एग्जिस्टिंग पोजीशन नहीं तो बना नहीं पाएंगे, नहीं तो जो बननी होगी कल ही, अगर इसको शॉर्ट होना तो कल ही होगा। आज किसी की शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन है स्टॉक बैन में, क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कि जो सेल ऑफ देखने को मिला है उसमें तो एक बात क्लियर है कि जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस थी उनको काफ़ी बड़ा लॉस लगा हुआ है और इनफैक्ट इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट पोजीशंस ही रहेंगे, काफ़ी सारी हेज पोजीशंस रहेंगी। तो मुझे लगता है कि बैन से बाहर निकलेगा तो एक बाउंस बैक सर्टनली देखने को मिलेगा और उस बाउंस बैक में मुझे लगता है कि वापस हमें शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। और रही बात इसके साथ साथ जो स्टॉक था वो DHFL, वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वो भी स्टॉक 90 के करीब जाते हुए दिखाई देगा। तो समाव अगर कोई भी स्पाइक अगर मिलता है तो उसमें लिक्विडेशन काफ़ी देखने को मिल सकता है। अच्छा, 2 स्टॉक हैं वायदा कारोबार में जो एक्टिव हुए हैं पिछले आधे घंटे में। एक है NIT टेक और दूसरा है गोदरेज कंज्यूमर। ये दोनों स्टॉक्स में अच्छे ट्रेड्स होते हुए नजर आए। राकेश जी, एक बार देख के बताएं, गोदरेज कंज्यूमर या फिर NIT टेक, कोई स्टॉक अभी समझ में आ रहा है जहां BTST का मौका हो? देखिए, गोदरेज कंज्यूमर ने रजत एकदम अपने सपोर्ट से 684 के अराउंड इसका एक मैसिव सपोर्ट है, वहां से एक रिबाउंड दिखाया है। टेक्निकली रजत खरीदारी के लिए तो मैं रुकना चाहूंगा। एक बार स्टॉक 715 के ऊपर डिसाइसिवली निकलेगा तब यहां पर खरीदारी की राय होगी, एल्स अवॉइड करेंगे। बट डेफिनेटली जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, मंदी की पोजीशंस को एक बार गोदरेज CP के अंदर काट लेना चाहिए। और NIT टेक की बात करें रजत, तो यहाँ पर जो है टेक्निकल रुझान पॉजिटिव है और इनफैक्ट यहाँ पर मुझे लगता है NIT टेक के अंदर ऊपर में 1400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर 1300 के स्टॉप लॉस के साथ एक BTST किया जा सकता है। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त NIT टेक के नतीजों पर नतीजों के पहले एक बार BTST का ट्रेड आप ले सकते हैं। NIT टेक 1300 मजबूत है। नतीजे नहीं है BTST। ओ सॉरी, BTST माफ कीजिएगा, नतीजे तो आ चुके हैं इसके, तो नतीजे बहुत पहले आ चुके हैं। हाँ, NIT टेक ने तो शुरुआत में ही नतीजे। FMCG स्टॉक्स में तेजी हो रही है वैसे। गोदरेज कंज्यूमर, ITC, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें ITC में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। एक बार राजेश जी आप देख के बताएं, ये ITC कैसा लग रहा है? सुबह तो नीचे खुला था, घूम गया पूरा ये एक्चुअली, है ना। 268 से चलता हुआ है आज। देखिए रजत जी, इसमें देखें तो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 270 एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। स्टॉक ने अभी भी 270 का लेवल वॉयलेट नहीं किया है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। सो मेरे लिए 270 इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये वीकली क्लोजिंग इसके नीचे होती तो फिर इसमें वीकनेस एक्सटेंड होगी, अदरवाइज ये एक सपोर्ट जोन रहेगा। और स्टॉक में जो भी ये पुल बैक एक्शन आया 285 इसका वापस हर्डल रहेगा। सो 270 285 अभी रेंज बाउंड ट्रेड मुझे लगता है एज ऑफ नाउ। आज जो पुल बैक एक्सटेंड हुआ है इसमें मुझे लगता है कि यहाँ से 4-5 रुपये और अपमूव एक्सटेंड हो सकता है। 282 285 के जोन में भी जा सकता है स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए ITC पर राय। लेकिन इस बीच राय एक और स्टॉक पर आ रही है, लेकिन उस स्टॉक पर राय लेने के लिए ज़रूरत होती है एक बिगुल की, और वो बिगुल होता है BTST का। बिगुल बजाइए और चलते हैं श्रीकांत जी के पास। श्रीकांत जी बताइए सर। अनिल जी, मुझे लगता है कि आज हम एक STBT लेके जा सकते हैं, सेल टुडे बाय टुमारो, और उसमें मैंने एक स्टॉक सिलेक्ट किया है, वो है इन्फोसिस। करंट लेवल से 760 762 के कैश बेसिस पे, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद 750 से लेकर 745 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो हमें जो मिनिमम टारगेट्स है वो हम 750 के पकड़ के चल सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो काफ़ी नज़दीक के हैं। 767 के स्टॉप लॉस के साथ इसे शॉर्ट किया जा सकता है। टारगेट श्रीकांत जी, टारगेट फिर टारगेट रहेंगे 750 के। 750, ठीक है। 762 760 की रेंज में बेचना है। 767 767 ये स्टॉप लॉस है, आपकी स्क्रीन पे आ भी गया, देखो फटाफट एकदम, विकास ने जल्दी से बना के बता दिया आपको। और 750 टारगेट है आपका, जिसके लिए आपको शॉर्ट करना है। ये तो बड़ा बहादुर कॉल माना जाएगा, है ना। सारा IT स्टॉक्स तेज हैं आज के सत्र में। इन्फोसिस में बिकवाली की सलाह रही है। जरा आशु जी को पूछता, आशु जी बेचने का वक्त आ गया क्या IT शेयरों को?
अनिल जी, ये श्रीकांत का जनरली जो अभी आपने बोला बोल्ड कॉल है, क्योंकि हम ये बार बार मान रहे हैं और ये फैक्ट भी है कि इस वक्त जो इंडेक्स मैनेज हो रहा है वो आईटी से हो रहा है, लेकिन कब तक होगा अनिल जी? बस वो एक हिम्मत वाला सौदा चाहिए, कब चाहिए वो मैं तो सिग्नल देखता हूं कि जब वो वहां से रिवर्सल हो, शायद चार्ट्स में जल्दी देख से, तो मुझे लगता है कि कुणाल जी की लैंग्वेज में शायद श्रीकांत ने कहीं ये प्रीएम्प्ट किया है, तो प्रीएम्प्ट करने वाले और डेफिनेटली बोल्ड कॉल है, और ये सही जाए या गलत जाए, बट मेरा पूरा सपोर्ट है श्रीकांत को सर, क्योंकि मैं भी ये ट्रेड ढूंढने वाला हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, के ये जो इंडेक्स मैनेजमेंट है आईटी से कब तक चलेगा। तो ये अनिल जी मैं इस कॉल को पूरा अप्रूव करता हूं, ऑन द कॉन्ट्ररी हिंडाल्को से ज्यादा इस कॉल को अप्रूव करता हूं, मेरा पर्सनल मानना है अनिल जी ये चीज। और अनिल जी एक चीज और कह रही थी कि मैं नॉट बिकॉज आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यूर जी बिजनेस पे, जिस तरह से जिस स्पीड से सर रिजल्ट्स का जो आप एकदम प्रोजेक्ट करते हैं और उसको एकदम उसका जो क्रक्स और कंक्लूजन निकालते हैं, बहुत सारे निवेशकों को, बहुत सारे ट्रेडर्स को इतना फायदा हो रहा है। सो आई थिंक ये जो आप बोलते हैं वो जेन्युइनली, वो मार्केटिंग नहीं है कि सबसे पहले जी बिजनेस पे, वो जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ अनिल जी, इतनी फास्ट और इतना जल्दी जो अपडेट आता है ना, किसी और जगह नहीं आता, और उसके चलते लोगों को बहुत फायदा होता है, और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उसका यूज कर सकते हैं। तो अनिल जी कीप अप द गुड वर्क, रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। लेकिन ये आशु जी, ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए नहीं है, हमारी टीम के लिए, हमारी पूरी रिसर्च टीम है ना, इनके 1 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, उनको खाना पीना कुछ अलाउ नहीं है, उनको सबको हमने बोल रखा है लंच वंच जो भी करना कराना है पहले क्योंकि सारे रिजल्ट 1:30-2 बजे बाद आना शुरू होते हैं, खटाखट, और सब एकदम ऐसे, मतलब वो सीमा पर कैसे जवान मुस्तैद है वैसे तैयार रहते हैं एकदम, कोई हर सोर्स के ऊपर कि कहाँ से रिजल्ट सबसे पहले आ रहा है। अनिल जी उसमें जी बोलिए। अनिल जी उसमें आपका भी रोल है, अगर वो आपको फीड कर देंगे, आप बोलेंगे नहीं तो क्या फायदा होगा उनकी जल्दी करने का। सो आई थिंक ये पूरा टीम एफर्ट है, आपका भी रोल उतना ही है बहुत। नहीं बिल्कुल, तो पूरी टीम हमारी एकदम अलर्ट रहती है कि कोई भी रिजल्ट छूटे ना, और रिजल्ट सबसे पहले भी बताया जाए, और फिर हमारा काम है। और रजत देखिए, रजत भी हमारा रिसर्च करके तैयार रहते हैं, तुरंत बता देंगे रिजल्ट में क्या अच्छा है क्या खराब है, हम भी थोड़ा पढ़ लिख के आ जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि रिजल्ट्स तो छोड़िए, मैं तो अभी सीमेंट चढ़ रहा था, मैं ये देख रहा था सीमेंट गिर रहा है जो आज, ये तो उसमें जीएसटी कम होने की बात हो रही है, तो अल्ट्राटेक, इंडिया सीमेंट, एसीसी सभी में बिकवाली देखने को मिल रही है। हम तो ये बोल रहे हैं कि इसमें जीएसटी दरें कम होंगी। नहीं होगा, मुश्किल है, होना मुश्किल। पैसे की दरें अभी पैसे है कहाँ सरकार के पास कि कम करे। और हाँ, जो रिजल्ट की बात चल रही थी, रिजल्ट में हमारे पास एक और तुरुप का इक्का भी तो है, कुणाल सरावगी। एनालाइज बहुत, अरे गजब, मतलब किसी भी जिस लेवल पे बोल दिया उस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, बढ़ते और गिरते हुए शेयर के लेवल्स कुणाल सरावगी से बढ़िया कोई बता नहीं सकता। तो कुणाल जी हमारे तुरंत फटाफट बता देते हैं, और वहाँ से पता भी चल जाता है कि किसके ऊपर अच्छा है किसके ऊपर ख़राब है। तो आप सबको भी धन्यवाद, पूरी टीम मिलकर जो रिजल्ट्स का एनालिसिस कर रही है वो काफ़ी बेहतर है। तो जो हम बात कर रहे थे 10,900 के आसपास क्लोजिंग होनी चाहिए, फाइनली वहीं जाकर बंद हो रहा है। तो रजत आज ट्रेड नहीं करना ठीक ही रहा, ब्रोकरेज बच गई। नहीं बिल्कुल ठीक है, 10,900 के लेवल के ऊपर मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। हाँ चलिए, लेकिन दबाव में था मार्केट, दिन भर देखें तो बायस बिल्कुल नेगेटिव साइड पे ज़्यादा पड़ता है। 27,250 आज मजे की बात देखिए, 27,250 का निर्णायक लेवल था, एग्जैक्टली वहीं पर जाकर बंद हो रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी एकदम उसके पास में। तो कोई खास उतार चढ़ाव हुआ नहीं, फाइनली घूम फिर के वहीं बंद हो गए। तो ठीक है, थोड़ी कमजोरी है, वैलेंटाइन वाले कलर्स दिख रहे हैं मार्केट में। रेड्डीज गिरा आज, M&M, ONGC, हिंडाल्को, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे। हिंडाल्को और ये जो कैसे स्टॉक्स थे, मेटल स्टॉक्स, वेदांता, ये इसमें एक चीज़ और है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, देखिए वो भी हमने एकदम सही वक्त पर 582 पर हमने सुबह बोला था कि अब इसमें शॉर्ट कवर कर लीजिए आप, और स्टॉक देखिए वहाँ से 20 रुपये रिकवर होकर बंद हुआ है। तो जो शॉर्ट करके राय भी शुक्रवार को कल के 2000 में दी थी। आशु जी, उसके लिए आपको भी धन्यवाद देने की ज़रूरत है, आपने पूरा बिना शर्त बाहर से नहीं अंदर से समर्थन दिया था इसका कि हाँ आईबुल हाउसिंग फाइनेंस बेचना चाहिए, और आपकी अनुपस्थिति में आज सुबह हमने इसको कवर करने की भी राय दे दी। बहुत बढ़िया नहीं, बिल्कुल। तो चलिए, ये है आपके लिए आज का मार्केट। प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने रख दूं, 10,899, 10,900 पर, और बैंक निफ्टी 27,259 पर, और 36,422 पर सेंसेक्स 125 अंक नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। ओके, ये है इस वक्त का आपका प्रोविजनल क्लोजिंग का मामला।